how was your first mock interview experience? मैम इंटरव्यू आई थिंक कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस था, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। So how did you acknowledge your factors कि क्या क्या रीजन रहा एसएसबी के बाद आपने नोट डाउन किए, आपने फिर उन चीज़ों पे कैसे काम किया सेकंड बार में? यस मैम, जैसे ही मैं एसएसबी से बाहर निकला था तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि तेरे अंदर ही कमी है। बोर्ड में कोई कमी नहीं है, एसएसबी के अंदर कोई कमी नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल जस्टिफाइड है ये। So what will be your tips and suggestions regarding to the screening test that candidates should keep in mind while they are going for their first SSB? मैम स्क्रीनिंग की प्रोसेस आई थिंक कि वो कैंडिडेट का ये होता है कि पहले ही रात को आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती। Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and today we have Naveen who is ranked 2 in serious OTA entry. He got his recommendation in his third attempt. In first attempt, he was unable to clear written exam. In second attempt, he got confidence out. But in his third attempt, he learned from his past mistake and he was able to clear the written exam as well as the SSP and he has scored rank 2 in serious OTA entry. In this video, we have tried to cover a lot of factors starting with the written preparation, how he managed to clear the written, what was his personal strategy. After that, we have talked about SSP, how he really prepared for SSP, how he managed to work on his personality, communication skills, and what exactly he learned from his past mistake. Right now, he's an coordinator at LWS Dwarka. You can contact him. And without any further delay, let's get back to the video. Hi, Naveen. Welcome to the platform. And I'm super happy that you have joined me. And not just because that you have scored rank 2 in serious OTA, but we also share same state. And I've seen you all over the internet, being respected. And I've seen the comments, people writing down all over there. So I'm super happy to have you here. Thank you so much for joining me. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम। हाउ डज इट फील? मेरे को सबसे पहले इसी चीज से शुरुआत करनी है, नवीन। आई अंडरस्टैंड पीपल जनरली से कि rank doesn't matter, but I feel like it do matters because you get acknowledged because of it. And especially coming from a background where there's no defense personal, कोई फैमिली में डिफेंस से नहीं है, एंड देन उसके अंदर प्रिपेयर करना, और आर्मी के अंदर तो मैंने एक्स्ट्रा क्रेज देखा है कैंडिडेट्स का या लोगों को उस चीज को लेके। हाउ डज इट फील टू स्कोर रैंक 2 for army, and that is through serious OTA entry? In terms of, with respect to your parents, social respect in every factor, how does it feel? इसमें इट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी आल्सो, और मेरे पेरेंट्स की तो अलग ही फीलिंग थी। तो उनके लिए एक्सपेक्टेशन बाहर था ये कि मतलब इतना रैंक आ जाएगा, और मेरे लिए भी था कि सेकंड रैंक आना। तो मतलब यही था कि नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल गांव के बैकग्राउंड से हैं। हाँ, हम्म। ये पता था कि एग्जाम अच्छा गया है, इंटरव्यू अच्छा गया है, तो हम्म। हाँ रैंक आ जाएगा, बट सेकंड रैंक आना वो अलग ही बात थी। और एकदम से फिर बधाइयाँ आ रही थी घर पे पेरेंट्स को लेके, तो बिल्कुल ही मतलब वो तो ऐसे हो गए थे कि बधाइयाँ रुक ही नहीं रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और हम्म। सोशल रिस्पेक्ट अलग ही हो जाती है आपकी जब गांव में पता लगता है कि पूरे इंडिया में सेकंड रैंक आया है हमारे हम्म। गांव के बच्चे का, तो अलग ही खुशी का माहौल होता है। तो बिल्कुल। काफी अच्छा फील हुआ, और काफी अच्छा फील कर रहा हूँ कि अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाया। बिल्कुल। I mean, not only your family or the village you belong is highly proud of you, but we all are. नवीन, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं कि किस बैकग्राउंड से आप आते हो, एंड द रीजन बीइंग द ऑडियंस शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें आपने परस्यू करी है, एंड इज इट अ मिलिट्री बैकग्राउंड और अ सिविलियन बैकग्राउंड, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमिंग व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे फौज के लिए प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए एंड कौन सी एंट्रीज में, अलॉन्ग विद दैट कौन से टाइम में आपको रिकमेंडेशन मिला? मैम, टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मेरी जो स्कूलिंग है सारी की सारी गांव से ही हुई है। तो मैं अहिरका गांव है मेरा, जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के अंदर। तो वहीं से मेरी सारी स्कूलिंग हुई है। गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ट्वेल्थ ओके। तक मैंने वहां से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीए प्रोग्राम किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो। और उसके बाद मैं अभी मास्टर्स कर रहा था ज्योग्राफी में। ये मेरा सेकंड ईयर था, तो ऑलमोस्ट सीबी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करूँ तो मेरी फैमिली नॉर्मल गांव की फैमिली है। पापा मेरे एक टैक्स वर्कर हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं गांव में, तो उसी में काम करते हैं। मम्मी मेरी वही हाउस वाइफ है। एक बड़ा भाई है मेरा। तो यही हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। सिविलियन बैकग्राउंड है प्योर, कोई डिफेंस में दूर दूर तक नहीं है, आसपास भी नहीं था। तो बस मोटिवेशन वहीं से आया कि गांव में पहले देखते थे कि जो फौजी की तैयारी करते थे बच्चे, मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स थे, उनसे थोड़ा मोटिवेशन था कि उनके अंदर इतना सारा डेडिकेशन है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन थे, सुबह तैयारी करते, बहुत मेहनत करते थे। तो वो डेडिकेशन तो दिखता था उनके उनके फेस पे। लेकिन जब मुझे इतना पता था एनडीए के बारे में, सीडीएस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो उस टाइम मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने के लिए बारे में सोचा था। तो जब उसकी ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी सिविल सर्विस तैयारी, तो उसके बीच में मुझे पता लगा कि सीडीएस का भी आप एग्जाम दे सकते हो, स्पेशली ओटीए वगैरह के लिए। तो मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। तो तब ये भी माइंड में था कि अगर साइंस में अच्छा नहीं है आपका, तो फिर सीडीएस आपका अच्छे से नहीं निकलेगा।
लेकिन फिर जब ओटीए के बारे में पता लगा तो फिर मैंने ये अटेम्प्ट भी दी सीडीएस के। मैंने एक्चुअली सीडीएस के 3 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर था, अच्छे मार्क्स भी थे, बट एसएसबी से मैं रेकमेंड नहीं होता, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सीडीएस का रिटर्न भी क्लियर किया था और फिर रिकमेंडेशन भी हो गया। इसके अलावा मैंने सीपीएफ भी 2 बार क्लियर किया है, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया 2 बार। और एफकेटी मैंने 1 बार क्लियर किया। ओके। अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, जैसे आपने कहा कि पहली बारी में आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पा रहे थे, एंड देन यू हैव द मैक्स यू हैव स्कोर इज 117, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बूस्टिंग स्कोर। सो मुझे ये भी जानना है कि एग्जैक्टली रिटर्न की प्रिपरेशन में आपने किया क्यों, बिकॉज यहाँ पे सेशनल कट ऑफ भी होती है, उसके साथ साथ आपको ओवरऑल भी मेरिट के हिसाब से सोचना पड़ता है। रिटर्न मार्क्स इज गोइंग टू बी देयर इन द मेरिट। हाउ यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड, एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस एट लास्ट। तो आपने रिटर्न के अराउंड कैसे प्रिपेयर किया? मैम पहले टाइम में रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, उसका मेन रीजन ये था कि जीएस मेरा ठीक हो गया था तैयारी से, बट मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी उस टाइम पे, तो मैंने इंग्लिश के ऊपर थोड़ा काम किया। और इंग्लिश के लिए मोस्टली मैंने यूट्यूब से ही हेल्प ली थी। हम्म। जैसे कि मतलब पीवाईक्यू देख के मैंने एनालाइज किया पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। नॉर्मली आपको जनरल जो ग्रामर है उसका पता होना चाहिए और बेसिक आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उस टाइम पैटर्न ऐसा था कि आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फिर मैंने थोड़ा अपने वोकैब के ऊपर भी काम किया था। और यूट्यूब से ही मैंने ग्रामर्स के रूल्स वगैरह जो पीवाईक्यू एनालाइज करके उसकी अलाइनमेंट में काफी मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी, पूरा कोर्स ले लिया अलग से इंग्लिश का। हम्म। बट जनरली जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है या फिर जो जनरल बुक्स थी इंग्लिश की, उनसे ही मैंने जो रूल्स वगैरह थे वो पढ़े थे। और पीवाईक्यू को देख के पूरा एनालाइज करके कि कहाँ से इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वही मैंने देखा। तो थोड़ा सा फोकस मैंने इंग्लिश के ऊपर ज्यादा किया था उस टाइम, क्योंकि जीएस मेरा ठीक हो गया था। बट अगर जीएस की बात करें तो उसका भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता रहता है धीरे धीरे, कि पहले पॉलिटी ज्यादा आ रही थी लेकिन अब सीडीएस में इकोनॉमी भी ज्यादा आ रही है। तो उस चीज को लेके एनालाइज करना कि कौन कौन से आपके एरिया है जहाँ पे आप अच्छा कर पा रहे हो। जैसे हिस्ट्री मेरा थोड़ा सा वीक एरिया था, तो उस हम्म। पर मुझे थोड़ा सा काम करना था। और जब मैंने पैटर्न को देखा तो ये था कि जो एंशियंट हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो मिडाइव को मैंने थोड़ा सा कम फोकस किया। तो ऐसे मैंने चीजों को मैनेज किया कि पीवाईक्यू को देख देख के, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऐसा फालतू का मैंने कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं किया कि यहाँ से वो पढ़ लूँ वहां से वो पढ़ लूँ। जो जनरल बुक्स है, बेसिक बुक्स जो थी वो पढ़ी थी, और सिर्फ यूट्यूब से जो इंग्लिश के रूल्स वगैरह थे वो देख के मैंने अपना ये दोनों चीजें मैनेज कर ली थी। ओके। टारगेट स्कोर क्या लेके चले, जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू अपीयर फॉर सीरियस, कि इंग्लिश में मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने हैं, और ताकि मेरा स्कोर इसके और इसके बीच में आ जाए। सेम गोज फॉर जीके ओनली ऑल्सो, कि इतना ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना कि नेगेटिव में जाए। एक टारगेट स्कोर आई यूज टू टेक। सो हैव यू एवर मार्क्ड अ टारगेट स्कोर कि मुझे इतना करना है, या जितना आता था आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करते थे? मैम इंग्लिश का जब तक इंग्लिश मैक्सिमम करनी है, इंग्लिश के अगर 120 भी हो रहे हैं तो इंग्लिश तो पूरी करके आनी है। क्योंकि ओके। उसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन वगैरह भी चल जाता था। हम्म। जैसे हम क्वेश्चन को देखते रहे तो पैटर्न समझ में आ जाता था। जैसे हम्म। वोकैब का स्पेशली आ जाता था कि मीनिंग थोड़ा बहुत आसपास भी समझ पाते थे। तो हम्म। भी वोकैब को मार्क करके आना है कि अगर ये 2 ऑप्शन भी आ रहे हैं ना माइंड में, तो एक को तो मार्क करके ही आना है। तो टारगेट रहता है इंग्लिश को तो मैक्सिमम करना है, 110 से तो फालतू करना ही करना है। और जीएस का ये था मैम कि ऑलमोस्ट यही है कि जीएस में 45 से लेके 50 के बीच में मार्क्स लेके आने। तो अप्रोक्स ये रहता था कि 75-80 के आसपास, जो कि थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ही कभी सुने नहीं पढ़े नहीं, उनके ऊपर तो फिर मार्क करने का फायदा भी नहीं। तो इसलिए था कि जो क्वेश्चन के थोड़ा बहुत क्वेश्चन में पहुंच जा रहे हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं लास्ट में, तो 70-80 इसके बीच में अटेम्प्ट करना मेरे लिए सही था, मतलब मेरा टारगेट यही रहता था। मॉक टेस्ट देते थे आप? आई मीन, काफी लोग का इसमें ओपिनियन वेरी करता है, कई लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर करके प्रिपेयर करते हैं, बट काफी सारे लोग उससे एक स्टेप अहेड जाके मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो हैव यू एवर गिवन मॉक टेस्ट? मैम अगर मॉक टेस्ट लेने हैं, तो आपको एटलीस्ट अगर आपने 10 साल के पूरे पीरियड कर लिए पीछे के, मतलब टोटल 20 सीडीएस के, उसके अलावा सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स है और सिविल सर्विस के, तब मॉक देने का मैं मानता हूँ कि फिर आप मॉक अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज नहीं किए तो शायद मॉक उतनी अच्छी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि मॉक का जो पैटर्न होता है वो हल्का सा अलग होता है आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं उनसे। तो जब तक आप एटलीस्ट सीडीएस के 7-8 साल के पीवाईक्यू नहीं कर लेते, तब तक फिर मॉक देने का फायदा नहीं होता है। राइट। उनको एनालाइज कीजिए पीवाईक्यूज को, उनको दोबारा दोबारा पढ़िए। एक बार मॉक देने से नहीं, एक मॉक को आप 2-3 जो पीवाईक्यूज को आप 2-3 बार भी कर सकते हो। उसके जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कैसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी टॉपिक से। तो थीम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस थीम से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ओके। मैंने तो पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस किया था। मॉक्स वगैरह मैंने सिविल के ही दिए थे, तो ज्यादा मैंने सीडीएस के कोई स्पेसिफिक मॉक नहीं दिए थे मैंने एक्चुअली। तो मैं बिलीव करता ज्यादा पीवाईक्यू के अंदर।
All right. Let's talk about SSP now because SSP needs a complete different strategy. प्रिपरेशन बहुत अलग है और जब पहली बार कोई एसएसबी जाए तो उसको टर्म्स भी बहुत नए नए लगते हैं, टैट वैट एसआरटी जीपीई, एंड इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर somebody who is going for the very first time to SSB. I want to know from your opinion when it was your first SSB, written clear कर लिया है and you are highly motivated for the SSB. What was your first step? Have you started preparing for SSP while you were preparing for the written, या आपने written clear करने के बाद SSP के लिए prepare किया? नहीं, मैं एसएसबी के बारे में एक डर था पहले, जब रिटर्न क्लियर किया तब भी थोड़ा सा डर था कि पता नहीं एसएसबी क्या ही होता है। एक दो फ्रेंड थे, उनसे सुना था कि ऐसी स्टोरीज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, बैट आते हैं, मतलब ये है चीज क्या, मेरे को वो भी एक्चुअली पता नहीं था। तो रिटर्न के बाद थोड़ा सा मैंने सीखा इन चीजों के बारे में, थोड़ा पढ़ा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो पता लगा कि इंटरव्यू होता है, जीटीओ होता है, आपका एक साइक का टेस्ट होता है। तो जब साइक के बारे में पहले पढ़ना स्टार्ट किया, टैट वैट, पिक्चर दिखा दी, उसके ऊपर 4 मिनट में स्टोरी लिखो। अब इसमें स्टोरी बनाए तो बनाए कैसे, वैट एक वर्ड दे दिया सिंगल, उसके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाए, और वो भी मतलब स्पेसिफिक सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया उसके अंदर। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। इंटरव्यू का भी ऐसे था कि इंटरव्यू कभी पहले दिया नहीं था कोई, तो वो भी थोड़ा सा था कि पता नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो माइंड ऐसा क्लियर नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, वो प्रोसेस नहीं पता था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था एक्चुअली, कोई फ्रेंड हो या फिर कोई आसपास कोई फैमिली में भी नहीं था। तो फिर मैंने एसएसबी तैयारी यहाँ से, एलबीएस कैंपस है तो यहाँ से मैंने अपनी कोचिंग ली थी। तो तब मुझे थोड़ा सा पता लगा था कि एक्चुअली प्रोसेस है क्या। तो उस अटेम्प्ट में मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाता पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि प्रोसेस से ज्यादा मैं मतलब उस प्रोसेस को बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि एसएसबी आपसे डिमांड क्या कर रहा है। मैं उसको बस ऐसे कि पढ़ना है पढ़ना, उस वे में ले रहा था ज्यादा। तो इसलिए मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया था। हाउ वाज योर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू? जब आपने किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मे बी एट एलडब्ल्यूएस, आई थिंक आपने मॉक इंटरव्यू दिया होगा, तो Yes, यू सेड यू हैव नेवर फेस्ड एनी सच इंटरव्यू एंड पहली बार एक मॉक इंटरव्यू फेस करना, एंड यू नो दैट ही इज समबडी हु इज बीइंग अ बोर्ड मेंबर, सो हाउ वाज योर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मैम इंटरव्यू, आई थिंक कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस था मैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो नॉलेज के बारे में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सब्जेक्ट जो थे वो मेरे ठीक ठाक मैंने पढ़ रखे थे। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई तो ऐसे कर ली थी कि हाँ इंटरव्यू में तो मैं आंसर्स दे दूंगा, वो तो मैंने तैयार कर लिए थे अपने ठीक ठाक। तो इंटरव्यू मेरा ठीक गया था, बट थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे। यहाँ एक्चुअली ठीक गया था मॉक इंटरव्यू, बट जो रियल इंटरव्यू था वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसे था कि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था, क्योंकि मुझे मुझे बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया था। Okay, and I think that becomes your reason to get conference out in that attempt. आई थिंक मैम इंटरव्यू तो फिर भी मैं ठीक ग्रिल किया गया था, बट मैंने आंसर्स दे ही दिए थे Okay. इन द एंड। बट थोड़ा साइक मेरा उस टाइम पे इतना स्ट्रोंग नहीं था, साइक में मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था टैट और बैट का ज्यादा कंसेप्ट। तो मैं थोड़ी स्टोरी अच्छी नहीं बना पा रहा था, जब बेसिक स्टोरी सी थोड़ी सी जैसे बस नॉर्मल सी स्टोरीज वही बना पा रहा था, और बैट में भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे थे, आई वाज जस्ट राइटिंग सेंटेंसेस दैट्स ऑल। तो ऐसा कुछ आइडिया आ नहीं रहा था। तो मैं तो मानता हूँ कि साइक और इंटरव्यू इंटरव्यू में फिर भी मैं बॉर्डर लाइन मानता हूँ आपको कि बॉर्डर लाइन कर दिया होगा इंटरव्यू वाले ने। बट साइक में मैंने खुद को असेस कर लिया था कि साइक में तूने अच्छा नहीं फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया सेकेंड टाइम पे? क्योंकि यू एग्जैक्टली, द फर्स्ट थिंग इज दैट इज रियली गुड कि नवीन आपने एक्नॉलेज किया कि रीजन थे मेरे, इन रीजन से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, बट देर आर टाइम्स आई हैव सीन कैंडिडेट सेइंग सिस्टम ही फॉल्टी है एंड ये है वो है, एंड दैट इज आई थिंक वेरी बैड, एंड दैट बिकम्स द रीजन टू गेट दैट फेलियर। सो हाउ डिड यू एक्नॉलेज योर फैक्टर्स की क्या क्या रीजन रहा एसएसबी के बाद आपने नोट डाउन किए, आपने फिर उन चीजों पे कैसे काम किया सेकेंड बारे में? यस मैम, जैसे ही मैं एसएसबी से बाहर निकला था तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि तेरे अंदर ही कमी है, बोर्ड में कोई कमी नहीं है, एसएसबी के अंदर कोई कमी नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल जस्टिफाइड है ये। तो कमी मेरे अंदर ही थी, तो मुझे उनके ऊपर ही काम करना था। जैसे ही मैं आया, घर पे आया, एक दिन का मैंने रेस्ट लिया था, उसके बाद मैंने एक डायरी लिखी थी। तो उसके अंदर मैंने कौन कौन चीजें मैंने गलत की, जो मैंने गलतियां की है वहां पे, उनके बारे में सब लिखा। वो डिटेल मैंने 3-4 पेज लिखे कि कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, कौन सी क्वालिटी अच्छी है जहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है। तो फिर वहां से लिखने के बाद फिर मैंने अपने आप को उस मोड में ही डाल दिया था। मतलब कि जनरल लाइफ का लेसन हो गया था मेरे लिए, सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, बट मुझे जनरल लाइफ में कुछ चीजें अपने अंदर जो चेंज करनी थी, कि अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, कि अपने आप में ये चेंज लेके आना है, डिसिप्लिन लेके आना है अपने आप में। तो ये चीजें मैंने अपनी जनरल लाइफ में अडॉप्ट कर ली थी, कि ये डेडिकेशन मेरे को मतलब सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बट सिर्फ जनरल लाइफ में चाहिए। तो अपनी ओके। पर्सनैलिटी को उस चीज के अकॉर्डिंग मोल्ड करना, वो मेरी वहां से स्टार्टिंग हुई थी एसएसबी के बाद से। सो इट वाज अ लाइफ लेसन फॉर मी। All right, Naveen.
विल टॉक नाउ अबाउट एसएसपी इन डिटेल कि किस तरह से चीजें परस्यू हुई एंड एग्जैक्टली आपने क्या गलती करी इनिशियल टाइम पे एंड आपने दूसरों को क्या देखा किस तरह से दूसरे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। हम हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टेड विद स्क्रीनिंग टेस्ट। व्हेन यू गो फॉर योर फर्स्ट एसएसपी यू गॉट स्क्रीनिंग इन एंड ऑल्सो इन द सेकेंड टाइम यू ऑल्सो गेट स्क्रीन इट अगेन। सो यू आई थिंक गॉट दी नॉलेज फैक्टर एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट हो गया था कि इन चीजों पे अगर हम कामली बिहेव करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो वी कैन मेक अप टू दैट स्क्रीनिंग। सो व्हाट विल बी योर टिप्स एंड सजेशन रिगार्डिंग टू दी स्क्रीनिंग टेस्ट दैट कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल दे आर गोइंग फॉर देयर फर्स्ट एसएसपी? मैम स्क्रीनिंग की प्रोसेस आई थिंक कि वो कैंडिडेट का ये होता है कि पहले ही रात को आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती है। क्योंकि दैट्स ये ट्रू। होता है कि आप 5 दिन के लिए बोल के आओ घर पे कि इंटरव्यू 5 दिन यहाँ चलेगा, लेकिन पहले दिन ही आप बैग उठा के वापस जा रहे हो, तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस रहती है स्क्रीनिंग के टाइम पे। तो पहले टाइम पे भी वो थी, बट उसको ओवरकम करना होता है आपको। वो सबके अंदर होती है, बट उसको मैनेज कैसे करना है आपको, वो आपको आना चाहिए। वो आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे कि अपने आप को उस मोड में डाल दो कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा। बट नर्वसनेस को हाइड करो जितना हो सके, उसको अपने आप को स्माइल करते रहो, अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाते रहो, स्मार्ट निकलो। बस दूसरों को देख के खुश हो जाओ एक बार, तो उससे आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है। तो स्क्रीनिंग के लिए मैं बोलता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्क्रीनिंग के टाइम पे ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, उस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बस आपको अपना बेस्ट देना होता है वहां पे। जैसे ओआईआर के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा। ओआईआर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग ज्यादा है तो ओआईआर आपका काफी रोल प्ले करता है आपके स्क्रीनिंग के अंदर। तो अगर आपने ओआईआर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो आगे जाने वाले हैं स्क्रीनिंग के लिए, वो एटलीस्ट 2-3 बार ओआईआर प्रैक्टिस करके जाए, ओके। कि आपको एटलीस्ट पैटर्न तो बताओ कि कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे वहां पे। फिर उसके बाद आता है आपका पीपीटी। पीपीटी में गलती ये करते हैं कि हम कई बार इस स्टोरी बना के लेके जाते हैं नॉर्मली। जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो लिख लेते हैं कि मैं अगर ऐसी पिक्चर आएगी तो मैं ऐसी स्टोरी बना के आ जाऊंगा नॉर्मल। लेकिन ये प्री कंसीव्ड आइडियाज मेरे हिसाब से काम नहीं करते हैं। जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो सबको अलग अलग परसीव होती है। राइट। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप पूरा अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें सारी चीजों को, और वो परसेप्शन का आपका टेस्ट ज्यादा है। हम उसको टैट की स्टोरी की तरह नहीं लिख सकते। वो आपकी परसेप्शन का टेस्ट है। अगर आपने उसको परसीव ही गलत कर लिया, पिक्चर को उसमें जो दिखाया गया आपने उसको परसीव ही नहीं किया अच्छे से, तो आई थिंक वो आप उसका सारा जो मतलब मोटिव है वही खत्म हो जाता है आपका। तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसी के अराउंड, उन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड, वो जो सराउंडिंग आपको दिखाई गई है उसी के अराउंड आपको स्टोरी बनानी पड़ती है। और फिर आता है आपका नरेशन का पार्ट। स्टोरी आपने बना ली, अच्छी स्टोरी बनाई है, और मान लो आपको फिर बाद में लगता भी है कि आप उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो, कोई अच्छा एक्शन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई अच्छी डिटेल आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो आप नरेशन में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो लिखा है सिर्फ वही बोलना है। तो नरेशन में अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, आई कांटेक्ट आपका, आपका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके सबके साथ, पूरे ग्रुप के साथ अच्छे से इंगेज होके अपनी स्टोरी जो वो नरेट करनी होती है विद कॉन्फिडेंस एंड विद आई कांटेक्ट ऊपर। और फिर जीडी में एक भी चीज में आप गलती नहीं कर सकते स्क्रीनिंग में टाइम। ये नहीं कि आप नरेट अच्छा कर देंगे, आपने जीडी में एक बार भी नहीं बोला या फिर एक ही बार बोला, ऐसा नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना। राइट। वो यार में भी ठीक ठाक रखो अपनी परफॉर्मेंस को नरेशन में भी अच्छा रखो, और फिर जीडी में भी जितना हो सके पार्टिसिपेट करो। एंड जीडी में क्या करते हैं, मोस्टली अपनी स्टोरी को इतना ज्यादा एसर्ट करने लग जाते हैं कि हम दूसरों की स्टोरीज को बिल्कुल नकार देते हैं। लेकिन वो बात वही है कि ग्रुप स्टोरी होती है वो आपको ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर पहुंचना ही पहुंचना होता है। तो जहां मौका मिले कि आप अपनी स्टोरी के साथ साथ दूसरों की स्टोरी सुने अच्छे से, क्या क्या उन्होंने इनपुट दिए हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें डाली हैं, तो फिर मिला के आपको पूरे ग्रुप को लीड करना होता है कि कैसे आप एक कॉमन स्टोरी निकाल सकते हैं। तो राइट। ग्रुप के अंदर कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी स्टोरी बार बार गाए जा रहे हैं कि मैं ही सही हूँ। आपको ग्रुप के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कंट्रीब्यूट कीजिए। हो सकता है आपकी स्टोरी जो है इंटायरली अलग हो, पूरे ग्रुप से आपकी जो ग्रुप स्टोरी है वो इंटायरली अलग हो सकती है, जो किसी ने नहीं बनाई वो स्टोरी बन के आती है। मेरे दोनों बार यही हुआ, जो स्टोरी किसी ने नहीं बनाई थी वो स्टोरी हमारी कॉमन स्टोरी बनती थी। ओके। तो ऐसा होता है। तो आपको ग्रुप को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें अपने इनपुट दीजिए, उसमें अपने एक्शन डालिए, तो वहां भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग की प्रोसेस मैं मानता हूँ कि काफी डिफिकल्ट भी होती है और काफी लक बेस्ड भी होती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि कई बार या तो नर्वसनेस है, मैंने बोला, ये फैक्टर होता है जो कि आपका उस टाइम पे काम नहीं कर पाता आपके लिए। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा है तो अब एसएसबी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो तो बात यही है कि कुछ ऐसे ही कैंडिडेट भी होते हैं जो कि एलिजिबल हैं बट नहीं कर पाएंगे उनको स्क्रीनिंग। तो इसलिए भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा लक भी वहाँ पे काम करता है। राइट।
दो तीन चीजें मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, आई मीन फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट। पहली चीज तो ये, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मे बी यू हैव गॉन टू वेरियस प्लेसेस, आपने वीडियोस से देखा है और चीजें परसीव करी हैं, दे मेक स्लाइटली माइन्यूट चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन की। सर्कल की जगह आपको मेन कैरेक्टर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ओल्ड शेप में करना है, एंड यू नेग्लेक्ट दोज थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आप अलग से हाईलाइट हो सकते हो और ये आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। सेकेंड, द मोमेंट यू राइट द स्टोरी एंड यू सबमिट एंड यू आर गोइंग फॉर दैट रूम, please don't talk to anyone, stay silent, revise your story 10 times, 20 times, stay alone, keep yourself calm. I think that has worked for me for in my during I mean for my screening, and I've seen people discussing and they forgot their story, and ultimately उन्होंने दूसरों की स्टोरी थोड़ा मिक्स करके और अपना एक नया स्टोरी बनाया। एंड यू नो एट दैट टाइम एसेसर्स आपकी स्टोरी को चेक कर रहे होते हैं कि जो आपने लिखा है वो आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। पीपल चेंज द कैरेक्टर नेम ऑल्सो राइट अवे, यू नो, वाई दे आर नरेटिंग, बिकॉज दे इतनी लोगों की स्टोरी सुनने के बाद अपनी स्टोरी भूलना थोड़ा सा नर्वसनेस में पॉसिबल हो जाता है, तो यू कैन डू दैट। सेकेंडली, thirdly, आई मीन यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू एसएसबी, बार बार अपने आप को रिकॉर्ड करके देखो। आई हैव सीन पीपल, यू नो, उनके पैर की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है नर्वसनेस में, और आगे पीछे they start moving out of nervousness. So there are so many factors you don't acknowledge until you record or you see yourself in mirror and have a smile on your face that will suppress your nervousness. Along with that, listen carefully, and एक दो candidates के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी चांस आने वाली है, देन फोकस ऑन योर स्टोरी। एंड आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो एक अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप शुरू करो, एंड ताकि सब लोगों की अटेंशन आप पे आए, एंड मेक आई कॉन्टैक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू डिलीवर। वो आपको फिर जीडी के अंदर हेल्प करता है, जिन जिन लोगों के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट होता है। एंड बी प्रोडक्टिव इन द ग्रुप डिस्कशन, इफ समथिंग यू कैन गिव प्रोडक्टिव सजेशन, या आपको लगता है कि चीज़ एक जगह स्टक हो गई है, यू कैन टेक ग्रुप फॉरवर्ड, यू शुड टेक दैट एक्शन। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर द स्क्रीनिंग। नवीन, अब हम बात करते हैं साइक टेस्ट पे, एंड आई बिलीव आपकी जो स्टोरीज हैं इज समथिंग आई रियली वांट टू डिस्कस। प्लीज टेल अबाउट हाउ यू रियली यूज टू पुट एलिमेंट्स, आपने किस तरह से एलिमेंट्स डाले, आई मीन व्हेन यू यूज टू राइट द स्टोरी, एंडिंग कैसे आप करते थे, एक्शंस आप कैसे डालते थे। विल स्टार्ट विद टीएटी। टीएटी काफी मतलब स्टार्टिंग तो पहले बिल्कुल पहली टेस्ट होता है आपका, टीएटी होता है सेकंड डे आपका। तो उस टाइम पे आपको एकदम से बस पिक्चर दिखा दी जाती है जिसके ऊपर आपको स्टोरी बनानी पड़ती है। तो एकदम से स्टक नहीं होता कई बार माइंड में कि आप क्या लिखने वाले हो क्या नहीं लिखने वाले हो। तो मैं बोलूंगा कि जब तक आपको 30 सेकंड जो दिए गए हैं ना, उस टाइम बिल्कुल अपने माइंड को सिर्फ उस पिक्चर के ऊपर फोकस करना होता है। सिर्फ उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कीजिए, उसके सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए, छोटी छोटी चीजों को, पूरे जो स्क्रीन होती है उसको पूरी को देखिए कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। सारे कैरेक्टर्स को डिटेल में देखिए, सारे जो एलिमेंट्स उनको अच्छे से देखिए। पूरा 30 सेकंड, उसमें बीच में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। वो 30 सेकंड आपको दिए गए हैं देखने के लिए, तो सिर्फ उसमें देखना ही है आप। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टोरी उसमें बिल्कुल बनाता रहता था कि जैसे मैंने पिक्चर्स कैरेक्टर देख लिए, परसीव कर लिए, तो मैं उसी टाइम पे अपना स्टार्ट कर लेता था कि हाँ 4-5 कैरेक्टर हैं, एक लड़का है, मुझे इसको हीरो बनाना है। जैसे ग्रेजुअली मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी जो स्टोरी है उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर उसका बनाता रहता था साथ के साथ में। और जैसे जब पिक्चर की ऑब्जेक्ट खत्म होती है तो पहले मैं कैरेक्टर का नाम लिखता था, उसके बाद उसकी एज, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट होता है हमारा कि क्या वो उसका प्रोफेशन क्या है या फिर स्टूडेंट है। तो उसके बाद मेरा एक थीम बन जाती थी कि मैं मुझे किस थीम के अराउंड बनानी है। जैसे मुझे मान लो एक ही कैरेक्टर दिखा है तो मेरे को पता था कि मेरे को उसको इंडिविजुअल गोल पर दिखाना है कि कोई इंडिविजुअल गोल ही अचीव करने वाला है। और अगर कोई फैमिली फोटो है तो मुझे पता था कि उसमें कुछ फैमिली का रोल डालना पड़ेगा मुझे। अगर कोई ग्रुप वाली पिक्चर है जहाँ पे 4-5 कैरेक्टर है तो मुझे पता था कि ये आपकी ग्रुप पिक्चर है, तो इसमें आपको ग्रुप ऑपरेशन दिखाना है या फिर एक लीडर टाइप की जो क्वालिटीज होती है वो दिखानी होती है। तो वो मैं थीम डिसाइड कर लेता था कि मुझे किस चीज के अराउंड जो स्टोरी है वो बनानी है। तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे एक्शन जो थे वो मैं डालता था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डालता था कि पिक्चर को मैं रिलेट कर पाऊँ स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में पिक्चर रिलेट कर पाऊँ मेरी स्टोरी से। और फिर उसके बाद एक्शंस एक्शंस वो जो हो रही हैं आपकी, क्योंकि आपने सिर्फ हवा में बातें कर दी कि वो ये कर लेगा ये कर लेगा, तो वो भी मतलब मैं मानता हूँ कि वो इरेलीवेंट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है। थोड़ा सा गोल अपना जो हाई रखिए, थोड़ी अपनी नॉलेज का यूज कीजिए। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं आजकल, जो काफी बातें हो रही है टेक्नोलॉजी के बारे में बातें हो रही हैं, नई नई जो टेक्निक्स हैं फार्मिंग में। हम कई बार क्या करते हैं, नॉर्मल स्टोरी बनाते हैं बिल्कुल बेसिक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी अभी भी अपने कैंडिडेट जो है, मतलब मेरे साथ में जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, कि जैसे मान लो आपको एक पिक्चर दिखती है, उसमें आपको एक बच्चा दिखा, मतलब एक लड़का दिखा दिया माउंटेन के ऊपर चढ़ता हुआ। नॉर्मल बेसिक स्टोरी वही बनाते हैं नॉर्मल, की माउंटेनिंग के लिए जा रहा है, ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है। उसमें एक्शन डाल देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, वो स्टोरी ठीक है, वो करेगी। बट एट द सेम टाइम आजकल हम देख रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर कितनी सारी एक्सप्लोरेशन भी तो हो रही है। वहां पे हमें एलिमेंट्स भी तो मिल रहे हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी तो हम वहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे हम ऐसी जो इनोवेटिव स्टोरीज हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर अपने अराउंड की चीजें उनको ऑब्जर्व करके,
तो वो चीजें भी तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आई थिंक वो आपके गोल को थोड़ा स्लाइटली हायर कर देगी। ओके। तो मैं ऐसे अपनी स्टोरी की थीम जो थी वो सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर काम करता था, उसको एक्शन बनाता था। कि क्या क्या मुझे एक्शन लिखने हैं, कैसे वो करेगा, और मैंने डिटेल में एक्शन जो थे वो पढ़ रखे थे। कि वैसे मैं चैट जीपीटी का काफी यूज किया था तैयारी के लिए भी। मैं अपनी थीम डिसाइड करता था पिक्चर्स को प्रैक्टिस करते टाइम, कि अगर मुझे मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है कहीं पे, तो उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो वो नॉलेज मैं चैट जीपीटी से लेता था। और अगर मुझे माउंटेनिंग करने के लिए ही जाना है, मुझे मान लीजिए कहीं किसी माउंट एवरेस्ट ही चढ़नी है, तो मैं मतलब पूरी प्रोसेस क्या होगी उसकी, मैं स्टेप बाय स्टेप वो जो पूरी स्टोरीज थी, जो स्टेप्स थे उसके, वो मैं लिखता था बकायदा अपनी कॉपी के अंदर। तो वो चीज मेरे लिए काम करी वहाँ। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे नॉलेज आपको दिखाने की आप किन किन चीजों का यूज करोगे, कैसे आप चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे। तो आप एक ही टेट में आप काफी चीजें अपने जो शो कर सकते हो। तो ऐसे मैं टेट को टैकल करता था। लाइक यू सेड यू आर हेल्पिंग कैंडिडेट्स इन विद रिस्पेक्ट टू स्टोरीज। मुझे एक चीज़ जाननी है नवीन, किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने नोटिस किया है जो कैंडिडेट्स करते हैं? सिंस यू आर अ कोऑर्डिनेटर सो एट एलडब्ल्यूएस, सो यू एग्जैक्टली नो कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, एंड क्या कॉमनली बेस्ड थीम पिक्चर्स हैं या क्या गलतियाँ हैं जो वो करते आ रहे हैं? एक तो मैम वो ना थोड़ा करेक्टर को रिलेट नहीं करते हैं। जैसे ओके। मान लीजिए 24 ईयर का है, उसको हम्म। दिखा दिया वो स्टूडेंट है बीए का। तो स्टोरी वहीं पे हो जाती है कि 24 का बच्चा है, वो ग्रेजुएशन कैसे कर रहा है। हम्म। वो तो ग्रेजुएट हो चुका होता है, 21 22 में मोस्टली ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। तो पहली चीज तो वही कि रेलेवेंट रखना आपको चीजों को, ऐसे नहीं कुछ भी आपने लिख दिया उसके अंदर। और हम्म। दूसरी बात, पिक्चर को हम डिफाइन कर देते हैं बहुत बार, जो नए कैंडिडेट आते हैं ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, पिक्चर को डिफाइन करते हैं कि इन दिस पिक्चर मैंने ये चीज देखी, तो ये काम ये कर रहा है, ये कर रहा है, तीन चार ग्रुप दिखा दिया कि वो साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं या फिर वो वहां पे गए, सिर्फ नॉर्मल चीजें बता दी, पिक्चर डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको इमेजिनेशन का यूज करना होता है अपने, कि हम्म। अगर जा ही रहे हैं किसी काम के लिए तो वो काम है क्या एक्चुअल में, और वो काम करेंगे कैसे। तो हम्म। आपको वो चीज दिखानी होती है, ना कि सिर्फ पिक्चर को डिफाइन करना होता है। तो मोस्टली गलतियां वो करते हैं। दूसरी, पिक्चर को परसीव नहीं कर पाते, वो पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, चीजों को मिस कर देते हैं। कि मान लीजिए एक्शंस को कुछ मिस कर दिया, कोई कैरेक्टर दिखाया गया है उसको कंप्लीटली मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं, आपको पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व करके उसके एलिमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके कैरेक्टर वगैरह हैं, उनको एक रोल देना है सब, कि ये चीज हो रही है वहां पे एक्चुअल में। और अपनी इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज करना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़ा गोल बना के कि 2 साल 3 साल बाद वो गोल अचीव हो रहा है। और वो जो आप गोल अचीव करवा रहे हो, जो आप स्टोरी बना रहे हो, वो ऐसे होना चाहिए कि 3 महीने 4 महीने में वो चीज आप कंप्लीट कर पा रहे हो, मैक्सिमम 6 महीने के आसपास। जैसे अगर एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं आप किसी की, तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए। बट ऐसा, और आप कई बार कहते हैं फेलियर ज्यादा दिखाते हैं कि बच्चा फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे क्यों फेल हो गया था, ठीक है दिखाओ ना तुम, की ठीक है उसने पहली बार में ट्राई किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, हार्डवर्क किया और क्लियर हो गया उसका। हम्म। तो ऐसा भी करते हैं। और आजकल जो बच्चे हैं सोशल मीडिया वगैरह से जो नेगेटिव चीजें हैं उनको ज्यादा शो कर पा रहे हैं अपनी पिक्चर्स के अंदर, जैसे फेलियर वगैरह को। कई बार वो अपने जो इंडिविजुअल चीजें हैं, मान लीजिए किसी कोई नेगेटिव फीलिंग्स वगैरह आ रही हैं, तो उन चीजों को ज्यादा शो कर पा रहे हैं। तो मानता हूँ कि ये भी आपका बहुत रोल प्ले करेगा, आपकी साइक को बिल्कुल नेगेटिव बना देता है फिर। अगर आपने उसमें किसी में दिखा दिया कि वो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, कि एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो हम्म। 5 बार आपने फेल दिखा दिया उसको, तो हम्म। दैट मीन्स कि आप अपने आप को वहां पे देख रहे हो कि आप 5 बार फेल हो चुके हो। तो ये राइट। गलतियां आजकल बच्चे कर रहे हैं। और मैंने खुद की थी ये गलतियां, मैं स्टार्टिंग में मैंने खुद ये गलतियां की हैं, तो मैं भी उनसे ही सीखा हूँ। ओके। हाउ डिफरेंट इट इज फॉर यू टू बी अ कोऑर्डिनेटर नाउ हेल्पिंग अदर्स? कैसा डिफरेंस है? बिकॉज पहले आप प्रिपेयर कर रहे थे और अब आप आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड यू आर हेल्पिंग अदर्स। तो वो वाली फीलिंग कैसी है? तो हाउ डू यू परसीव दोज थिंग्स की हाउ इट इज टू यू? मैम फीलिंग तो बहुत अच्छी है मैम, यहाँ पे आके अभी तो ऐसा है कि पहले मैं देखता हूँ बच्चों को, कि जैसे मैं अभी आगे बैठता हूँ हम्म। तो बताता हूँ उनको कैसे आपको चीजें करनी है। हम्म। कुछ टाइम पहले मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट था जो कि पीछे बैठता था, जो कि बेंच के ऊपर बैठता था, और वो सीखता था चीजों को कैसे हम्म। करनी है कैसे नहीं करनी है। तो वो काफी डिफरेंट फीलिंग होती है। और दूसरी बात, जब मैं देखता हूँ सबको कि हाँ ये गलतियां तो मैंने खुद भी तो की हैं, ये चीजें मेरे अंदर भी थी, लो कॉन्फिडेंस मुझे भी था, हम्म। मेरे कम्युनिकेशन स्किल मेरे भी इतने अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग में, मैं हम्म। भी इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था, मैं हम्म। भी ये गलतियां कर रहा था। हम्म। तो ये होता है फिर उनको समझना। उनको कभी कभी लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पास अभी मतलब ऐसे पर्सनल कनेक्ट हो जाता है बच्चों से, भाई हम्म। जैसा कनेक्ट हो जाता है उनसे। राइट। तो फिर वो बात करते हैं कि भैया हो नहीं रहा है हमसे, ये चीज हो नहीं रहा है। मैं फिर वही बताता हूँ कि मैं भी खुद ही सोचता था कि ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो उनको फिर समझाना कि तू कर लेगा भाई, थोड़ा और कर, थोड़ा और ट्राई कर, और ट्राई प्रैक्टिस करना, खड़ा हो मिरर के सामने, बोल लेक्चर दे,
जीडी में क्या हो रहा है, बोलना ही तो है। बोल, हम्म। उल्टा गलत बोल चाहे, एक दो बार तो मिस्टेक भी करेगा, गलतियां करेगा, लेकिन अगली बार बोलेगा तो सही बोलेगा ना। हम्म। तो मैं उनको ऐसे बताना, उनके साथ पर्सनल कनेक्ट करना, और दूसरा ऐसा बिल्कुल भाई जैसा, बड़े भाई जैसा जो फील आती है यहाँ पे, हम्म। वो फिर मतलब एंटायरली डिफरेंट फीलिंग होती है। अभी हम थोड़ा WAT, SRT और SD पे बात करते हैं, बिकॉज अभी जब साइक टेस्ट चलता है तो नवीन, आई हैव सीन कि टाइम कंस्टेंट इतने ज़्यादा होते हैं, TAT लिख के इंसान थक जाता है, एंड फिर SRTs में और टाइम कम हो जाता है, एंड देन WAT में 15 सेकेंड्स में लिखना है, एंड SD ऑल्सो हैज टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। सो बाकी टेस्ट के लिए आपके सजेशन क्या रहेंगे? देखिए मैम, वेट के लिए नॉर्मल कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको वेट के अंदर कुछ सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस नहीं बनाने, कि आप सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है और आपने सेंटेंस लिख दिया, नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपको कुछ ऐसा डालना होता है, उस चीज को रिलेट करके आपके माइंड में थॉट क्या आ रहा है, आपको उससे सीखने को क्या मिल रहा है, उस वर्ड से आप उस वर्ड से इमेजिन क्या कर रहे हैं। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा टाइम कंस्टेंट होती है, आपको 15 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करना होता है सेंटेंस। तो वो आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे, जब तक आप 800 900 वर्ड 1000 वर्ड के आसपास प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, आई डोंट थिंक कि आपकी वो मेंटल एबिलिटी बन पाएगी कि आप 15 सेकंड में ही पूरे वर्ड कंप्लीट कर पा रहे हैं। स्टार्ट कीजिए, चीजों के लिए टाइम लीजिए। स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड के अंदर वर्ड बनाइए, 40 सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम्म। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलूंगा, टेट वेट या फिर कोई भी साइक का टेस्ट हुआ, हम्म। आप हमेशा तैयारी कीजिए ग्रुप में। क्योंकि ओके। हाँ बिल्कुल मैम, अगर आपका 4 5 फ्रेंड का ग्रुप है तो आप उसमें तैयारी कीजिए बैठ के, क्योंकि आप मान लीजिए एक पिक्चर देखिए, 4 5 थीम आएंगे उसके ऊपर, 4 5 बैठेंगे ग्रुप के अंदर, तो ऑब्वियसली सबके आइडियाज थोड़े बहुत अलग होंगे, सबके एक्शंस अलग होंगे। तो उससे क्या है, आपका ही माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा धीरे धीरे। और बैट के ऊपर भी, अगर बैट एक बैट बनाया आपने, अगर आप 4 5 लोग बैठ के साथ में बैट बना रहे हो, तो आप एक ही बैट पे 4 5 टाइप के सेंटेंस बनाओगे। तो आप इजीली जज कर पाओगे कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है, रिलेट कर रहा है, कौन सा सेंटेंस आप जो है वो गलत कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस आपका रिलेट नहीं कर रहा है। तो दूसरा, आपको अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली किसी भी चीज को देख के कि नॉर्मल सेंटेंस बना दिया, ऐसा नहीं है। आपको उसको अपनी पर्सनैलिटी से या फिर किसी क्वालिटी से रिलेट करके थोड़ा सा लिखना होता है, कि आपके लिए उस वर्ड का क्या मीनिंग है। अगर आपको प्राउड वर्ड दिखता है कहीं पे, तो प्राउड से आपको क्या याद आता है। अगर आपको स्ट्रेस वर्ड कहीं पे दिखता है, तो स्ट्रेस से आपको क्या याद आता है। मतलब आप कैसे उसको टैकल करोगे। नेगेटिव ओके। वर्ड्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, कैसे आप उनको टैकल करते हो। अगर पॉजिटिव चीज है, लीडर है, कहीं पे गेम आ गया, गेम से आपको क्या सीखने को मिलता है, गेम बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सीधा, एक तो गेम्स आर इंजॉयबल, सिंपल सेंटेंस, गेम से एंजॉयमेंट होती है, बट गेम से लीडरशिप क्वालिटीज भी तो बिल्ड होती है। तो थोड़ा सा माइंडसेट आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, कि जैसे रेन का नॉर्मल आ जाता है कि रेन, तो रेन से पता है कि रेन से पानी मिलता है, नॉर्मल सेंटेंस ही बना सकते हैं। बट रेन से और भी तो चीजें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी चल रहा है आजकल, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है रेन से। तो आपको अपना माइंड जो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जाना पड़ता है, थोड़ा सा चीजों ओके। के बारे में सोचना पड़ता है। और फिर एसआरटी में तो नॉर्मल, एसआरटी जैसे इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आप नॉर्मली चीजों को समझ पा रहे हो कि एज अ मैच्योर पर्सन लीगली आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। अगर आपको दिख गया कि आपको सिचुएशन में दिया गया है कि दो लड़के हैं, वो आपका पीछा कर रहे हैं, हो सकता है वो आपका पीछा कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी वो आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहे हैं। राइट। और आपको फिर वही करेज दिखाना होता है, आप पीछा करें, आप भाग लिए, तो पीछा ही तो कर रहे थे, आप भाग लिए उससे। तो ऐसा आपको दिखाना पड़ता है कि आप चीजों को टैकल कैसे करोगे एज ए इंडिविजुअल, जो कि मैच्योर है, जिसको सेंस है, जो कि अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसके पास दिमाग है, उसको अपनी पता है अपनी क्वालिटीज का, अपने बारे में, और जो अवेयर है, और सराउंडिंग के बारे में जो अवेयर है, कि आप कर क्या सकते हो। आपकी बस छूट गई है, आप कर क्या सकते हो। आप गेम के लिए लेट हो रहे हो, तो आप कर क्या सकते हो। वो चीज हो सकती है। मान लीजिए आपके पास पैसे की वो दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको लोन चाहिए, ठीक है, छोटा मोटा लोन चाहिए, आप फ्रेंड से मांग सकते हो, बट आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़ा लोन चाहिए, तो आप ऑब्वियसली आपके पास क्या रिसोर्सेज है, तो वो आपको वहां पे देने होते हैं। तो मैं वो मानता हूँ कि एसआरटी, अगर आप अपने आप को एक मैच्योर पर्सन, जो कि पढ़ा लिखा है सही से, जो कि ऐसी सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करेगा, नॉर्मल पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, वही आपको वहां पे लिखना। ओके। इन SD पे बहुत तरह के मिसकंसेप्शंस रहते हैं, हर किसी का अपना एक परसेप्शन है SD को लिखने के लिए। आई वॉन्ट टू नो 2 to 3 एग्जाम्पल्स इफ यू कैन डिस्कस रिगार्डिंग SD दैट यू हैव एक्चुअली फेल्ट इट शुड बी रिटन इन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन पार्ट, एंड दैट समथिंग यू वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। मैम एसटी मैंने काफी ज्यादा पढ़े नहीं थे एक्चुअली, आसपास के दोस्तों के, बट एक जनरल एडवाइस ये होती है मेरी भी, और जैसे मैंने जो फॉलो करी थी,
कि जैसे आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम्म। तो बीइंग ऑनेस्ट में मैंने तो खुद पूछ लिया था अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से कि वो मेरे बारे में एक्चुअल में सोचते क्या है, कि क्या क्वालिटीज उनको मेरे बारे में अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूँ एक बच्चे के बारे में कि उसके पेरेंट्स उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वही कि वो अपना काम अच्छे से करे, रिस्पॉन्सिबल हो, हम्म। सिंसियर हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, घर के काम को मैनेज करे, एक मतलब अच्छा बेटा या फिर अच्छा बेटी वो क्या काम कर सकते हैं, वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं जनरली पेरेंट्स। तो अगर आप वो रियल लाइफ में कर रहे हो तो आपको वही तो चीजें वहां पे शो करनी है। उसमें आप अपने एग्जाम्पल डालोगे पास में कि मान लीजिए मैं, जैसे मैं मम्मी की हेल्प कुकिंग में करता था, तो मैं लिखूंगा ना, आई आई एम हेल्पफुल इन नेचर। तो कि मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा कि मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ कुकिंग में, या पापा की किसी टास्क में हेल्प करता हूँ। सेम गोज विद टीचर्स। टीचर्स को सिंपल क्या बनना चाहिए, जो कि सिंसियर हो और डिसिप्लिन्ड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, जो कि सिर्फ पढ़ाई फोकस ना होके अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, गेम्स में इन्वॉल्व हो। तो हम्म। अगर आप एक्चुअल में ऐसे हो तो आप एग्जाम्पल दोगे कि मेरी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी थी क्योंकि मैं गेम्स में कैप्टन था, मैं इस टीम में कैप्टन था। वो मेरे को एनकरेज करते थे अदर एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आप दिखाओगे ना वहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे। सेम गोज विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को कैसा फ्रेंड चाहिए, जो कि उनकी बातें सुने, जिसके साथ वो डिस्कस कर सके, जो उनको सपोर्ट करे या फिर जो उनको इंस्पायर करे। तो राइट। ऐसे ही फ्रेंड चाहिए होते हैं। तो उसमें आप अपने एग्जाम्पल डालोगे कि मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या उनको मेरे बारे में अच्छा लगता है। उसमें आप एग्जाम्पल डालोगे कि जब भी वो बुलाते हैं मैं उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ, डेली मतलब उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, हम घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं। दैट मीन्स यू आर ए गुड फ्रेंड। राइट। तो यही तो आपको दिखाना होता है इसलिए। तो उसमें बस आपको बात ये कि आपको बस अपने आप को दिखाना होता है, एग्जाम्पल्स अपने डालने होंगे फिर कि आप एक्चुअली वो चीज करते कैसे हो। तो आपको थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है वहां पे कि आप अपना जो आपकी जो ड्यूटी है टुवर्ड योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर टीचर्स, टुवर्ड योर फ्रेंड्स, वो आप पूरा कैसे कर रहे हो। जब बात करें हम सेल्फ ओपिनियन की या फिर वेयर डू आई सी माई सेल्फ, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो वो आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जब तक आप उस मोड में नहीं हो ना कि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ या फिर मैं अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हूँ, अगर आप एक्चुअली में डेडिकेटेड नहीं हो तो आप वहां पे फिर एग्जाम्पल के साथ लिख नहीं पाओगे, बिल्कुल। आपके अचीवमेंट में वो शो नहीं करेगा। और दूसरा, जब आप एच डी लिखोगे तो आपकी साइट्स जो है वो आपके डोजियर से भी उसको रिलेट करेगा थोड़ा वो, कि अगर राइट। आपने लिखा है कि आप एम्बिशियस हो, तो आपने अपने डोजियर में क्या क्या अचीव किया है, आपने एजुकेशन में क्या क्या अचीव किया है। हमने बोला कि आप हार्ड वर्किंग हो, तो वो हार्ड वर्क आपका डोजियर में दिखना भी तो चाहिए कि आपने मतलब ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर किया या फिर आपने गेम्स में अच्छा किया है। आप लिखोगे मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी, तो दिखना भी चाहिए ना कि आपने कहीं गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, कहीं आपने किसी और जगह पे टीम को लीड किया है, किसी ग्रुप टास्क में आपने काम किया है। तो वो चीज आपको वहां पे दिखनी चाहिए। तो जब तक आपकी आपकी मोड लाइफ ही ऐसी नहीं है तो आई थिंक आप एसटी में फेक नहीं लिख पाओगे ज्यादा। तो राइट। मैं वही बोलता हूँ कि फेक मत लिखो एसटी को कि बिल्कुल चैट जीपीटी कॉपी करके बना लिया आपने या फिर बस किसी का देख के रट के चले गए वहां पे। तो राइट। ऐसा मत कीजिए, एसडी खुद का बनाइए। खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके एक्चुअल में पेरेंट्स क्या सोचते हैं, एक्चुअल में फ्रेंड्स आपके बारे में सोचते हैं, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और फिर वही जब हम बात करें कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट सम इयर्स और इन फ्यूचर, तो वही आपको देखना होता है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। मैंने बोला कि आपको बहुत सारी अपनी वीकनेस दिखानी होती है वहां पे कि ये वो है, बस आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ दिखाना है कि मैं 5 साल में अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ, मैं अपने अंदर ये क्वालिटीज जो है वो बिल्ड करना चाहता हूँ, ये क्वालिटीज मेरी कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं और काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपको सेल्फ ओपिनियन में और जो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखते हो आप, उसमें आपको ऐसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर थोड़ा दिखाना पड़ेगा, फेक नहीं होना है इससे। ओके। नवीन, अब हम बात करते हैं थोड़ा पीआईक्यू के बारे में, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हॉबीज एंड इंटरेस्ट वाला सेक्शन, आई हैव सीन पीपल राइटिंग 10 12 15 मे बी, राइटिंग एवरीथिंग दे हैव हर्ड, और दे हैव सीन पीपल राइटिंग और मे बी दे हैव एक्चुअली डन सो। उसके रिगार्डिंग आपका सजेशन क्या रहेगा कि हॉबीज एंड इंटरेस्ट वाले सेक्शन को कैसे डील करना चाहिए, एंड आपने क्या लिखा था? मैम, हॉबीज सबकी अलग अलग होती है। राइट। हॉबीज कुछ भी हो सकती हैं, मतलब एक एग्जांपल देखा था मैंने, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ऐसे ही कोई, इसका यूपीएससी सिविल सर्विस में कोई रैंक आया था। हम्म। तो उसने लिखा था उसकी हॉबी है मोटू पतलू देखना। तो हॉबी आपकी कुछ भी हो सकती है, ओके। बट वो आपकी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। वो आपकी हॉबी ऐसी नहीं है कि आपकी बिना किसी काम के आप उसको कर रहे हो बेफालतू, उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी हॉबी मैंने दो ही लिखी थी। एक न्यूज़पेपर रीडिंग था मेरा, और एक थी मैं यूट्यूब पॉडकास्ट जो थे वो देखता था जनरली।
हम्म, जैसे आर्मी से रिलेटेड है या फिर जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, वो पॉडकास्ट में जनरली देखता रहता था। ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में एक पॉडकास्ट में कंप्लीट कर लेता था। तो मेरी एक्चुअल में हॉबी थी। तो मैंने तो वही लिखी थी। और सिर्फ 2 या 3 हॉबी आपकी बहुत होती है, मैं ये मानता हूँ। ज्यादा आप हॉबी में लिखोगे तो फिर वो आपको फिर ग्रिल करेगा, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। और आप बिलीव करिए हर चीज का क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। राइट। जैसे मैंने भी ये गलती की थी, जब मेरा सीपीएफ का पहला इंटरव्यू था, उस टाइम मैंने भी 5-6 हॉबी डाल दी थी। तो उस और उसको लेके मेरे को इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं, नॉलेज थी भी नहीं बहुत ज्यादा। तो मेरे को वहां पे उसका मतलब भुगतना पड़ा था वो चीज का, कि मेरे को ग्रिल किया गया उसके ऊपर, मैं आंसर्स नहीं दे पाया। तो हॉबी वही डालिए जो कि आप एक्चुअल में कर रहे हैं। तो जब तक आप उस चीज को कर नहीं रहे हैं, एटलीस्ट 3 या 4 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए उस चीज को करना। जब आपको पता है कि आपका एसएसबी आने वाला है या फिर आपका एग्जाम देने जा रहे हो, तो एक हॉबी तो अपनी बना लीजिए आप हमेशा से। बिल्कुल। कि जैसे 1 या 2 हॉबी आप अपने लिए बना लीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आप खाली टाइम पे करोगे क्या? हम्म, कुछ अच्छा ही करो, इससे अच्छा प्रोड्यूस कर लो, उससे अच्छा। हम्म, तो वो हॉबी आप वही लिखोगे जो कि आप एक्चुअल में कर रहे हो। अगर आप फेक लिखोगे, हॉबी आपकी कंप्लीटली शो हो जाएगी कि आपने ये फेक लिखा, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं हो। 2 या 3 हॉबी मैक्सिमम इसके बारे में, और अच्छे से इनको पढ़ के जाइए, अच्छे से इनके बारे में हम्म, रिसर्च करके इनको फॉलो कीजिए लीजिए। हम्म, पॉडकास्ट जैसे मैं देख रहा था, मैंने उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी थी, कि मैं और ज्यादा पॉडकास्ट देने लग गया था, डिफरेंट देखने लग गया था। जैसे मैं पहले लिमिटेड था थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं डिफरेंट टाइप के पॉडकास्ट देखने लग गया था। तो ओके। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। Naveen, you mentioned that there were certain questions in which they have drilled you in the personal interview. I really want to know how you have handled the situation and what kind of question did they ask you? मैम पहले अटेम्प्ट में काफी फैक्चुअल हो गया था मेरा इंटरव्यू में, जैसे कि मेरे पास ज्योग्राफी था। तो Mm-hmm. उन्होंने उसके अराउंड बहुत मेरे को ग्रिल किया। बाय गिविंग एग्जांपल, पूरा इंटरव्यू तो मुझे याद नहीं है, बट एग्जांपल दूंगा आपको। कि मेरे से पहले पूछा गया कि पूरे इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं, सबके नाम, उनकी कैपिटल, और उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, Mm-hmm. यूटीज के भी सारे सबके, वो बताओ, और सीक्वेंस में एक साथ। Mm-hmm. अब स्टार्ट तो मैंने कर दिया। कैपिटल स्टेट वो तो मैनेज कर पा रहा था, कैपिटल स्टेट यूटी उनके नाम तो मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मैपिंग मैंने कर रखी थी ठीक ठाक। तो वो तो मैं कर लेता मैनेज। अब सीएम के नाम तो फिर वो वही हो जाता है, कुछ के पता होते हैं, कुछ के नहीं पता होते हैं। और जब वहां पे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि इसका आंसर अगर मैं नहीं दूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो Mm-hmm. मैं जानबूझ के उसको ये कर रहा था कि याद करने की कोशिश बार बार, और उसके चक्कर में मैं आंसर दे ही नहीं पा रहा था उस चीज का। मैंने ट्राई किया, मैंने स्टेट और कैपिटल सारी बता ही दी थी। Mm-hmm. तो उसके बाद मैंने बोला कि सर सीएम के नाम तो मैं 2-4 ही बता पा रहा हूँ, उसके अलावा मैं नहीं बता पा रहा। और उसको लेके मैं काफी नर्वस हो गया था फिर, कि मैं ये आंसर नहीं दे पाया उस चीज का। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है, इंडिया की सारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके नाम और उनकी कैपिटल बता। Okay. बॉर्डरिंग कंट्री के नाम बता दिए, कैपिटल भी 1-2 की छोड़ के मोस्टली बताई दी थी सब। फिर उन्होंने पूछा कि चाइना, जैसे मेंशन किया चाइना नेबरिंग कंट्री हमारी, तो बोले कि चाइना की सारी नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज, और उनकी कैपिटल वो बताओ। तो वहां पे तो मेरे को ये हो गया था कि बिल्कुल अब तो मतलब अलग ही लेवल पे हो गया ये, कि चाइना की बॉर्डरिंग कंट्री तो फिर भी बता दी मैंने, एड्रेस पढ़ रखा था, बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दी। बट उनकी कैपिटल बताना, जैसे Mm-hmm. मंगोलिया है उसकी कैपिटल बताना। और उस टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ, उस नर्वसनेस में मेरे को रशिया की कैपिटल याद नहीं आई थी, जो कि मैंने इतनी बार पढ़ रखी थी। और उस टाइम पे रशिया इतना न्यूज में था, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे। Mm-hmm. और रशिया की रोज पढ़ते थे कि मॉस्को ने अटैक किया, मॉस्को ने अटैक किया, बट ये हेडलाइन ही आती थी कि मॉस्को अटैक की, ऐसे करके आते थे। तो वो मेरे को मॉस्को याद नहीं आ रही थी। और जैसे मैं इंटरव्यू से बाहर निकला, मेरे को याद आया कि मॉस्को थी। तो मतलब ऐसे ग्रिल हुआ था पहले इंटरव्यू के टाइम। Mm-hmm. और भी हर क्वेश्चन के फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, फैमिली के राउंड, फ्रेंड्स के राउंड। जैसे फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया कि आपके फ्रेंड्स करते क्या है। तो मैंने बता दिया कि सर वो नॉर्मली एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने जैसे पूछा कि आपके फ्रेंड यूपीएससी तैयारी क्यों नहीं कर रहे, या फिर सीडीएसई तैयारी क्यों नहीं कर रहे। Mm-hmm. तो मैंने बोला कि सर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है। तो वो फिर मेरा नेगेटिव गया वहाँ पे, आई वुड हैव सेन कि सर वो अवेयरनेस नहीं है तो हमारे वहाँ पे, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। वो जो कि एक्चुअल में ऐसा है, पढ़ाई में वो ठीक है, कर लेंगे पढ़ाई तो फिर भी कर लेंगे, अवेयरनेस है, अच्छी आपके पास गाइडेंस है, तो पढ़ाई तो वो कर लेंगे। बट मैंने उस टाइम पे डायरेक्टली बोल दिया कि सर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर बोले कि आप कैसे हेल्प करते थे, आपने क्या किया उनके लिए। तो फिर वहां पे तो फिर बहुत ज्यादा वो हो गया था एक टाइम के लिए, कि मेरा इंटरव्यू काफी सीरियस हो गया था, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था उस टाइम पे। Okay. कुछ करंट अफेयर्स के अराउंड या डिफेंस के अराउंड आपसे पूछा हो? यस मैम, पहले में तो डिफेंस ग्राउंड काफी पूछा गया था। सारी की सारी जो आर्म्स वगैरह हैं हमारे आर्मी की, कमांड है जो सारी, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, उनके हेडक्वार्टर वगैरह सब पूछा गया था। और वो मैं जनरली पढ़ के गया था, वो सब नॉर्मली तैयार करके जाते हैं डिफेंस को।
हम्म, बट कुछ एक चीज जो मैं कर रहा था, जो कि वेपन वगैरह थे, उनके उनके कुछ एक दो के नाम मैं नहीं बता पाया था, उनकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो नहीं बता पाया था। और करंट अफेयर से पूछा गया था, करंट अफेयर मेरा स्ट्रॉन्ग था, करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आई थी एक्चुअली। बट जैसे करंट अफेयर में उन्होंने पूछा कि रशिया की भी उन्होंने नेबरिंग कंट्री पूछी थी मेरे से, तो फिर वहां पे ये हो गया था कि जब फैक्चुअल चीजें आ रही थी वहां पे मैं आंसर नहीं कर पा रहा। बट उसके लिए फिर सेकंड इंटरव्यू जब मेरा गया, तो सेकंड इंटरव्यू वाज लाइक कि वो मेरा पूरा का पूरा लिखा हुआ था कॉपी के अंदर इंटरव्यू से पहले, कि मेरे को पता था कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे से। तो वो हम्म। मैंने इतना हाई लेवल पे फिर उसको तैयार किया था इंटरव्यू को सेकंड अटेम्प्ट एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर किया, मुझे ये भी जानना है। अगर आप छोटी छोटी डिटेलिंग शेयर कर सकते हो नवीन, मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। में। यस मैम, देखो मैं स्टार्ट करूँ बिल्कुल इंटरव्यू के बेसिक पे। तो इंटरव्यू का बेसिक आपका स्टार्ट होता है कि आपसे अपने बारे में पूछा जाएगा स्टार्टिंग में। क्या जैसे आप अंदर जाओगे तो आप कहाँ से हो, कैसे हो, कैसे आप आए हम्म। इंटरव्यू, आप एसएसबी सेंटर तक कहाँ आप रुके। नॉर्मली वो 2-3 मिनट चलता है आपका, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओ, थोड़ा सा उस माहौल में आप अपने आप को अडेप्ट कर पाओ। फिर आपका एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो राइट। इंटरव्यू का बेसिस ही है आपका मैनुअल जो है इंटरव्यू का स्टैंडर्ड, वो है आपका सीआईक्यू। हम्म। वो आपके सीआईक्यू से क्वेश्चन आपको, जब आप कोचिंग पे जाते हो या फिर आप नॉर्मली भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर भी, कि आपके एक फ्रेम होते हैं, 3 सीआईक्यूज होते हैं आपके, जो कि आपके फ्रेम्ड होते हैं, पूरा स्टैंडर्ड होता है। तो आपके एक एक करके पूछते हैं। हो सकता है कि आपके 2 सीआईक्यूज मिक्स कर दिए जाए, क्वेश्चन राइट। भी मिक्स कर देते हैं वो। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करना होता है। सीआईक्यू 1, सीआईक्यू 2, सीआईक्यू 3 तीनों लिख के उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और उनके ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चन, जो कि आप आंसर लिख के देखेंगे ना, जब जब आप पहला आंसर लिखा आपने कि आपके पेरेंट्स की एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ, तो आप उनकी हेल्प कैसे करते हो उसके बारे में बताओ। तो फिर जब आप उसका आंसर कॉपी के अंदर लिखोगे ना, कि मैं अपने पेरेंट्स की कुकिंग में हेल्प करता हूँ, या फिर उनके साथ ये काम करता हूँ, या फिर उनकी हेल्प मैं ऐसे करता हूँ, तो जब आप ये लिखोगे तब आपको वो रियलाइज होगा कि क्रॉस क्वेश्चंस कैसे होंगे उसके ऊपर। ओके। तो फिर उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन आएगी, कुकिंग में अगर आप हेल्प करते हो तो आप कुकिंग में करते क्या हो एग्जैक्टली। राइट। तो मैंने एक एक क्वेश्चन को ऐसे लिखा पहले तो, और फिर जो मेरे आंसर्स थे उसको मैंने फिर बनाया कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे मेरे से पुटअप होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो, मैं एक कंटेंट राइटर भी था, जैसे एक सीपीए का चैनल है इनक्रेडिबल अभिषेक नाम से। तो मैं उसको उनके लिए कंटेंट बनाता था। तो वो मेरे को ऑनलाइन देते थे काम, और फिर मैं वो कंटेंट बनाकर उनको देता था, और उसके लिए वो मुझे पे करते थे। और जब मेरे से पूछा गया कि आप कंटेंट बनाते कैसे हो, तो मैंने मेंशन किया कि सर मैं चैट जीपीटी वगैरह का यूज करता हूँ। तो जैसे मैं चैट जीपीटी आंसर में लिखा था, तो मुझे पता था कि जीपीटी की मेरे से फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो ओके। एग्जैक्टली वो पूछी गई मेरे से इंटरव्यू के अंदर कि बताओ जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। और मैं वो तैयार करके गया था, पढ़ के गया था। तो वो मेरा ये था कि हाँ, ये तो पता है कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा, और ये मेरे से पूछा गया है। तो ओके। मोस्टली मेरा 70% के आसपास बोलूंगा, इंटरव्यू का जो स्टैंडर्ड था वो मैंने अपने कॉपी के अंदर लिख लिया था कि कैसे क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे। बाकी 30% था। मेरा इंटरव्यू, अगर सेकंड इंटरव्यू की अगर बात करूँ, तो उसमें मेरा 2 इंटरव्यू थे। एक ट्रेनी था और एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे बोर्ड के। तो वो एक ओके। ट्रेनी सामने बैठे हुए थे, वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, जो नॉर्मल इंटरव्यू चल रहा था। और फिर साथ में बीच बीच में डेप्यूटी थे जो साइड में बैठे हुए थे, वो भी साथ में क्वेश्चन कर रहे थे एक दो। और लास्ट में 20 मिनट उन्होंने सेपरेटली मेरा इंटरव्यू अलग से लिया था। ओके। तो जब उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछे मेरे से, तो काफी क्वेश्चन उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर पूछे कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड, एंड व्हाट मेक्स यू एंग्री। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने मेरे से। तो उनके ऊपर कि अब आपको वो चीज एकदम से बतानी, कि आपको क्या चीज दुखी करती है, क्या चीज आपको सैड करती है, मतलब हैप्पी बनाती है। तो राइट। जनरली आप थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम पे थोड़ा सा जॉयफुल रखिए। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि व्हाट मेक्स यू सैड तो आप सैड ही हो गए। ऐसा राइट। नहीं सर, मैं बोला कि सर सैड तो क्या ही, लाइफ में चलता रहता है सैड वेड, तो मतलब मैं नहीं होता हूँ जनरली। ठीक है, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो सैड होने की कुछ बात है नहीं सर, ऑब्वियसली। उन्होंने राइट। पूछा कि हैप्पी क्या होता है, सर गेम, सर गेम खेलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अच्छा मजा आता है, गेम्स मेक मी हैप्पी। फिर बोला कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, सर आई एम वेरी कूल एंड काम पर्सन, तो आई डोंट थिंक कि कुछ एंग्री मेरे को करता है, एंगर तो मतलब नहीं आता है मेरे को ज्यादा कुछ ऐसा। फिर बोले कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। No, sir, afraid I'm not afraid of anything, but just have to be careful. तो what kind of careful? How you want to be careful? मतलब ऐसे कि केयरफुल कैसे? तो उसमें फिर राइट। मैं अटक गया थोड़ा कि सर केयरफुल कैसे बताऊं। उस टाइम पे मतलब ये हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा वो सीरियस हो गई थी वो चीजें। और उससे पहले मैंने एक न्यूज जो मेंशन की थी करंट अफेयर की, तो उसमें मैंने एक केआईटी जो कलिंगा इंस्टीट्यूट है, उसमें एक सुसाइड कर लिया था नेपाल के स्टूडेंट ने। और वो न्यूज मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी थी। और उसका जो इश्यू था वो पार्लियामेंट में रेज हुआ था, नेपाल की पार्लियामेंट में। तो मैंने वो न्यूज उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी।
और मैंने वो जाके वहां पे बोल दी करंट अफेयर की न्यूज में, क्योंकि मेरे को कुछ और याद नहीं आ रहा था, तो मैंने वो बोल दी। और उसको लेके मेरे से 2 से 3 मिनट तक क्वेश्चन पूछे गए ओके। कि हाउ डिड यू फील अबाउट दैट न्यूज, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट इट, वो चीज एक्चुअली में इशू क्या था। तो फिर मैंने उनको टैकल किया कि सर मेरे को इशू एक्चुअली पता ही नहीं है, एक्चुअली मतलब इशू क्या था कि उसने किया ये सब। बट मैंने सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी कि नेपाल की पार्लियामेंट में इशू रेज हुआ है, और उस टाइम पे हमारे नेपाल के साथ जो रिलेशन थे, जियो पोलिटिकल रिलेशन थे हमारे, थोड़े से हमारे शोर थे। तो सर की मैं इस वे मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। तो उसको वहां पे टैकल करना, क्योंकि अगर आप उनको एक भी ऐसी चीज मिली आपके अंदर जहाँ राइट। पे वो आपको ग्रिल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एंटायरली अलग मेजर करेंगे, तो वो वहां पे आपको पूरा ग्रिल करेंगे, वहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। बाकी इंटरव्यू मेरा इतना स्मूथ गया था, आई मीन टू से कि उन्होंने इन द एंड जब मेरे से एटलीस्ट पूछा भी कि इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इट। एंड उनका ये था कि मेरा इंटरव्यू रात को शाम को 7 बजे स्टार्ट हुआ था, और ओके। मेरा इंटरव्यू लगभग 8-10 तक चला था। तो उन्होंने काफी देर तक मतलब जो अलार्म था, क्लॉक था, उसकी साइड देखा भी कि इंटरव्यू खत्म करें कि नहीं करें। तो उन्होंने लगा कि डिनर टाइम, सो वी थिंक दैट वी शुड एंड आवर इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है सर, अगर आप और लेना तो आप और पूछ सकते हो, बट इफ यू वांट टू एंड यू कैन एंड इट। उन्होंने पूछा कि बट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम अस। तो फिर मैंने जनरल उनसे पूछा कि सर इफ यू हैव सर्व्ड फॉर सो मेनी इयर्स फॉर आवर कंट्री, so if there is one advice that you would like to give me as a young person or as a potential officer maybe, so what kind of advice you would like to give me? So they just said ki just be a good person in your life, just be a good human being, that's the advice that I would like to give. तो वहां पर उन्होंने बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोला। तो आई वाज कि जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकला तो आई वाज सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि आई हैव डन वेल एंड आई हैव परफॉर्म्ड वेल। तो उसके बाद मैं स्माइल करते हुए गया था, स्माइल करते हुए आया था। ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले जब मैं इंटरव्यू के बाहर बैठा था तो आई वाज रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई वाज रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। मतलब मैंने कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली होगी, क्योंकि मेरा वेटिंग टाइम काफी ज्यादा था। तो मैंने इतनी बार मतलब अपने आप को कूल करने के लिए, काम करने के लिए ऐसे कुछ गाने वाने गा रहा बार बार। तो मैंने ये सब चीजें होती काफी ट्राई की थी। और वो थोड़ा ऐसे हो गया था कि जैसे मैं बाहर चेयर के ऊपर बैठा था, तो जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो एक बार बाहर आए थे ब्रेक के लिए, और वो फिर हॉल से निकल रहे थे, जा रहे थे मेरे सामने से। तो मैं खड़ा हो गया था, और जो चेयर थी वो ऐसे जो डेस्क वाली होती है ना, जो खुल जाती है या फिर बंद हो जाती है आगे, वो वैसे वाली चेयर थी जिसके ऊपर फट्टा लगा होता है आगे। और मेरे को वो ध्यान नहीं रहा कि इसको फट्टा लगा हुआ है, और मैं ऐसे खड़ा हो गया, और उठते ही मैं नीचे दोबारा वापस। तो मतलब ये था कि कहीं गलत इंप्रेशन ना बढ़ जाए, नेगेटिव इंप्रेशन ना बढ़े। बट वो थोड़ा ठीक है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं, उनको पता, नर्वस होते हैं। बट जैसे आप अंदर जाते हो थोड़ा सा, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अच्छा स्टार्टिंग में जब आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आ रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, समथिंग अबाउट योर विलेज, तो वहां पे आपको अच्छा एक्सप्लेन करना होता है। बिल्कुल। वहां से स्टार्ट होता है आपका। अगर आपने वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनको अच्छी बातें बता दी, आपने अपने विलेज के बारे में, अपने बारे में अच्छी बातें वहां पे बता दी, तो आप 2-3 मिनट रिलैक्स भी हो जाओगे, और आपका इंप्रेशन, स्टार्टिंग जो इंप्रेशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। रवीर, आपका ऑब्जर्वेशन का तरीका बहुत ही फैंटास्टिक है एंड आई थिंक एक बार आप किसी चीज से गो थ्रू कर लो तो आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि आप उसकी नर्व्स पकड़ लेते हो कि इन एरियाज के अराउंड चीजें पॉसिबली है। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, आई वाज रियली वंडरिंग कि कितना आपने उसको स्क्रूटनाइज किया है, उस पूरे पहले वाले इंटरव्यूज को, कि कहाँ गलती हुई है। और आई विल, यू आर फुली प्रिपेयर्ड दिस टाइम जी एंड सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। दे ऑल्सो फोकस ऑन, यू नो, द मोमेंट यू एंटर द रूम, they try to know you more and they want to create a rapport building. तो they might start with, you know, अपना नाम का मीनिंग बताओ, do you resonate with your name, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एंड किस सिटी से आ रहे हो। दे विल ट्राई टू फाइंड अ स्लाइटली डिफरेंट वे टू आस्क दोज थिंग्स कि हाय नवीन, आई एम कमिंग टू योर सिटी एंड आई एम एट रेलवे स्टेशन, वेयर विल यू टेक मी। सो उस क्वेश्चन को भी आप नेविगेट कैसे कर रहे हो, यू कैन ऐड सम हॉस्पिटैलिटी फैक्टर्स ऑल्सो। ऐसे नहीं कि सीधा आई विल टेक यू दिस प्लेस, बट हाउ विल यू ड्राइव दैट क्वेश्चन answer that also impacts, that you are using certain sentences like that, you will take that person home, you will greet them and you will let them meet your family, and फिर वहाँ पे you will have the breakfast and you will ask sir about their interest, and then you can definitely talk about the topography कि यहाँ पे इस तरह से है। then you will ask the person is he spiritual, then we'll go to certain places। They has to have some beforehand preparation for the personal interview,
एंड अपना PIQ फॉर्म को साथ रख के आपको एग्जैक्टली उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ पे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं. एंड आई मीन रेस्ट थिंग्स आर गुड टू गो, सो विल मूव फॉर अहेड फर्दर. नवीन. एक और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वो हम्म. आपको काफी अच्छे से तैयार करना, जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है या आपने मास्टर्स की है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और हम्म. सिर्फ उनकी नॉलेज नहीं, उनकी अप्लाइड नॉलेज वो काफी ओके. इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जिस दिन मैं गया इंटरव्यू के लिए, उस दिन काफी बारिश हो रही थी, शाम को जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो बाहर बारिश हो रही थी। तो बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ज्योग्राफी, तो मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा कि ये बारिश हो क्यों रही है आज। तो वो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व कर भी लिया था कि मेरे से शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज, जैसे बारिश हो रही है। तो मैं खुद रिलेट कर रहा था कि ये बारिश हो क्यों रही है, जैसे तो उस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में मेरे से पूछा गया, तो मैंने बताया कि सर इस वजह से हो रही है, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती हैं। तो फिर उसके बारे में उन्होंने पूरा पूछा मेरे से कि क्या होती है, कैसे होती है। और अगर आपने एक बार जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है उनमें उनको सेटिस्फाई कर दिया हाँ. कि हाँ आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने डिटेल में आंसर दिए। पहले अगर आपको वेग आंसर नहीं देने हैं, पहले तो जो आप हम्म. आंसर दे रहे हो वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, ताकि बिल्कुल. उसके पास स्कोप ज्यादा ना बचे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करने का। अगर आपने स्टार्टिंग में दिखा दिया कि हाँ आपको इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो फिर उसको छोड़ते हैं कि ठीक है इसको इसके बारे में पता है, इससे आगे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, छोड़ो इसको यहाँ पे। तो मैं ओके. वो बोलूंगी आपको सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अपने। एंड एक और चीज, जिस मोड से आप आ रहे हो आपको उसका रूट भी पता होना चाहिए. इफ यू आर कमिंग थ्रू फ्लाइट, तो आपको ये पता होना चाहिए. दे ऑल्सो अनाउंस कि हम कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं और इन इन सिटीज के ऊपर से हम फ्लाई करेंगे. ऑलवेज पे अटेंशन टू दोज थिंग्स. इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन, यू शुड ऑल्सो नो कि कितना फेयर लगा, कौन से स्टेशन मेजर सिटीज के ऊपर से, मतलब सिटीज के पास से आप गुजरे हो. एंड व्हाट स्पेसिफिकली यू हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट दैट प्लेस दैट यू हैव जस्ट लैंडेड. आई मीन जिस भी जगह इंटरव्यू है, प्रयागराज में है, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि वहाँ की क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी है या क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पता है. तो आई मीन ये ऑब्जर्वेशन सारे फैक्टर्स हैं. सिर्फ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिस पे फोकस करना चाहिए. नवीन, मूविंग अहेड, I think we have discussed a lot of things in very much detail, but G2 is something where group participation comes. Any 2 to 3 observation that you have generally seen people committing mistake in GTO and that are highly neglected by candidates? मैम फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक से कि जीटीओ में या तो हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी। मैंने जनरली देखा है दो ही टाइप के बच्चे मिलते हैं आपको जो कि जीटीओ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पहले जो कि ओवरडू करते हैं, जो कि Okay. बहुत ज्यादा कि मेरे को ही करना है सब कुछ, मैं ही करूंगा, मैं ही बोलूंगा, सबसे आगे रहूंगा। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप टास्क है, आपका लो पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा और आपका ओवर पार्टिसिपेशन भी नहीं चलेगा वहां पे। आपको पूरे ग्रुप को साथ लेके चलना है, तो ग्रुप के साथ चलिए हमेशा। जैसे ग्रुप आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़िए। हाँ अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होती है, आपको लीड करना होता है ग्रुप को, बट ऐसा नहीं है कि कोई आइडिया दे रहा है आप उसको कंप्लीट नेग्लेक्ट कर रहे हो। जैसे पीजीटी में जनरली हम क्या करते हैं कि पीछे से कोई आइडिया दे रहा है, हम उसकी सुनते ही नहीं है, हम अपने में लगे रहते हैं कि नाम मेरा ही काम करेगा, मेरा ही काम करेगा। और हमें पता है उसका आइडिया शायद ठीक भी हो सकता है, हम वो ट्राई भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इट्स ए ग्रुप टास्क। वो देखते ही हैं कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हो, कैसे ग्रुप में रहते हो। पहला आपका बिहेवियर, अगर आप ग्रुप में हो तो आपका बिहेवियर आपका बिल्कुल प्लस पॉइंट होना चाहिए। आपको अच्छे से बिहेव करना है, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करना है, किसी को डोमिनेट नहीं करना है, किसी को नीचे नहीं दिखाना है, सिंपल सी बात है। ग्रुप को साथ लेके चलिए। अगर कोई अच्छा आइडिया दे रहा है, अगर आप आगे हो, पीछे से कुछ अच्छा आइडिया आ रहा है तो अप्लाई करो उसको, ग्रुप को बिल्कुल. आगे लेके जाओ। दैट मीन्स कि आप ग्रुप को कोऑपरेट करके लेके जाओगे आगे। तो आपको ऐसा दिखाना होता है। जीडी में भी सेम होता है, जीडी में हम कई बार इतना डोमिनेट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर कि हम अपने ही पॉइंट रखे जा रहे हैं, अपनी लीड को कि बिल्कुल हाँ मैं ही सही हूँ, मैं ही से मेरे को ही सब पता है। ऐसा नहीं दिखाना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, जो कि सिर्फ ठीक है पीछे फट्टा लेके खड़े हो जाते हैं, बल्ले खड़े हो जाते हैं, चलते रहो भाई, जैसे जैसे ग्रुप जा रहा है आगे आगे उसके पीछे चलते रहो। जीडी में ठीक है, इसने कुछ बोल दिया ना बोला कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, बस एक दो पॉइंट बोल दे रहा है उसके बाद चुप हो जाता है। ऐसा नहीं करना आपको। जीटीओ सारा आपका ग्रुप टास्क होता है, हर चीज आपकी ग्रुप में होती है, सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल को छोड़ के और लेक्चर को छोड़ के। तो बस वो आपको इंडिविजुअली करने हैं, बाकी हर चीज में आपको ग्रुप के साथ चलना है, ग्रुप को लेके चलना है हमेशा। तो मैं ये बोलूंगा कि दूसरों को नेगलेक्ट मत करना ग्रुप में, ग्रुप के साथ कोऑपरेशन दिखाना है, अपने आप को पोलाइट दिखाना है और एक ग्रुप पर्सन दिखाना है आपको कि आप ग्रुप में काम कर पा रहे हो। दूसरा आपका टेस्ट होता है कि आप कितने अपने आप के अपने जो आपके पास आइडियाज होते हैं कई बार, बट हम उनको दे नहीं पाते ग्रुप के अंदर, क्योंकि 7-8 लोग हैं पीछे से बोल रहे हैं, अब अपने आइडियाज कैसे दें। तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, वो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा कि अपने आप को आगे लेके कैसे जाना है। कुछ तो करो अपने आप को, एक बार आगे लेके तो जाओ, तभी आपको आइडियाज आएंगे, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे।
तो हम्म। पीछे नहीं रहना होता, एक तो बहुत पीछे की बिल्कुल ही आप मतलब पिछड़ गए हो, और एक बिल्कुल ही कि सारा ग्रुप कहीं भी खड़ा, अकेला कहीं आगे भाग रहा है। हम्म। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। बाकी जीडी लेक्चर वगैरह में आपकी नॉलेज भी थोड़ी मैटर करती है। अगर आप जीडी में बोल रहे हो सिर्फ बोलने के लिए कि आप बस चिल्ला रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब राइट अप्रोच नहीं है। आपको लिमिटेड बोलना है, बट बी स्पेसिफिक। डेटा एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज बोल रहे हो तो प्रिपेयर सम डेटा एग्जांपल्स अराउंड इट, कि आपको ये चीज वहां पे यूज करनी है। अगर आप पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलोगे, यूथ पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलोगे, तो यू मस्ट हैव सम आइडिया कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, हमारी यूथ पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज में कितनी है, कितनी हमारे यहाँ पे स्किल्ड पॉपुलेशन है। तो ऐसे आपको उन चीजों के बारे में डेटा पता होना चाहिए। अगर आप डेटा के बगैर बोल रहे हो तो जीटीओ विल नॉट कंसीडर योर पॉइंट। तो ओके। आपको वहां पे उस चीज के साथ बोलना, डेटा के एग्जांपल के साथ बोलना, तो नॉलेज भी वहां पे थोड़ा काम कर रही है। करंट अफेयर आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि जीडी के जो टॉपिक्स हैं मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। राइट। मैंने तो दोनों एसएसबी में वही देखा है कि जो हमारे जीडी के टॉपिक थे वो तो हमारे लास्ट 3-4 दिन की जो न्यूज थी, जो चल रहा था, उन्हीं के अराउंड टॉपिक्स बने हुए थे। तो अच्छी अप्रोच ये है कि आप उनके बारे में डेटा एग्जांपल्स ऑलरेडी कलेक्ट करके रखें अपने पास। और लेक्चरेट के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होती है। लेक्चरेट में आप सिर्फ 3 मिनट बोल जाओ, बस बोलने के लिए ऐसा नहीं है। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए लेक्चरेट की भी, कि आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो उसको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप डायमेंशंस कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट, जो लेक्चरेट में जरूरी है, स्क्रिप्ट में, और साथ में डेटा और एग्जांपल्स। तो आपको लेक्चरेट भी ऐसे देना, और एंडिंग आपकी हाई नोट पे होनी चाहिए। और हम एक कंसिस्टेंसी देखो, जो ग्रुप टास्क होते हैं उसमें आपके 2 दिन टास्क चलते हैं जीटीओ के। तो हम क्या करते हैं कि एक टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, एक हम्म। टास्क में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, एक टास्क में फिर अच्छा कर दिया, एक में अच्छा नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। राइट। जीडी में आपको अच्छा करना है नॉर्मल, आपको जो ग्राउंड टास्क है उनके अंदर भी आपको अच्छा करना है, चाहे वो एचजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर कमांड टास्क हो। हर चीज में आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आप पीजीटी में बिल्कुल काम नहीं किया आपने, और एचजीटी में आप बिल्कुल सबसे आगे हो रहे हो, और कमांड टास्क में आप फिर नहीं कर पाए। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, योर परफॉर्मेंस शुड बी कंसिस्टेंट। और फिर आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए जनरली होते हैं, और उसके अंदर आपकी प्लानिंग वगैरह भी चेक होती है कि आप चीजों को प्लान कैसे कर रहे हो, क्योंकि हर बोर्ड में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। राइट। तो आप मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स को क्रॉस कर पाओगे, वो भी आपका डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे चीजों को प्लान कर रहे हो। तो जैसे जो वो बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको माइंड में चलना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे एंड करोगे, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिपीट कौन कौन से करोगे। सो टॉकिंग अबाउट मी, आई डिड 14 ऑब्स्टेकल्स। तो मेरे को पता था कि मेरे को 10 तो ये ऐसे एक सर्कल में थे, तो 10 तो करने करने हैं। बट अगर उसके बाद मुझे मिलता है, लेकिन मैं अगर बड़ा करने जाऊंगा, बहुत बड़े वाले स्ट्रक्चर, जैसे मतलब वो रस्से वाला होता है ऊपर वाला, अगर वो करने जाऊंगा तो मुझे पता था कि मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और टाइम भी मुझे ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है मैं एक ही ऑब्स्टेकल रिपीट कर पाऊँ। लेकिन मेरे को पता था कि अगर मैं छोटे ऑब्स्टेकल करूंगा, जैसे टार्जन स्विंग है, डबल बैरल है, तो मैं ज्यादा ऑब्स्टेकल कर पाऊंगा। तो वो चीज आपको प्लान करनी होती है, हर चीज प्लान करके चलनी होती है। और दूसरा, आपको काम करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ खड़े होके बता रहे हो, बोल रहे हो, नहीं। बताना ठीक है, आप लीड कर रहे हो, बट आपको रस्सी बांधना, ये सब चीजें भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब तो फिर आप नहीं कर पाओगे वो चीज, टास्क टास्क ही नहीं पूरे कर पाओगे आप। बार बार फट्टा गिर जाएगा, बल्ली गिर जाएगा, आपका आइडिया काम ही नहीं करेगा। तो आपको वो काम करना भी आना चाहिए कि काम करना कैसे। और दूसरा, रूल्स, बी डिसिप्लिन। रूल टूटने नहीं देना जितना हो सके, चाहे आपको अपनी बॉडी को वहां पे लगाना पड़े, कि आपको अपने आप को पूरा फट्टे के नीचे लगाना है खुद को, लेकिन उस फट्टे को नीचे नहीं करने देना है। तो ऐसे करना होता है, रूल जरूरी है। आप अगर रूल तोड़ोगे वहां पे, तो ये। और दूसरा, कामनेस। अगर राइट। आप काम हो, अगर पीछे से ऐसा होता है कि आप आइडिया लगा रहे हो और पीछे से 8 लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था। आई वॉज इन थर्ड ऑब्स्टेकल, और उस पे कोई नहीं था, मतलब मैं सबसे आगे था और उस पे कोई नहीं था मेरे अलावा, क्योंकि छोटी सी जगह थी, वहीं पे मैं खड़ा था। और उस पे किसी को आइडिया आ नहीं रहे थे, हम 5-6 मिनट हो गई थी, उस पे आइडिया आ ही नहीं रहा था किसी को। और फिर मुझे आइडिया आ गया था थोड़ा सा, और जैसे ही मैं उसको ट्राई कर रहा था, पीछे से 8 लोग बोल रहे हैं चिल्ला के कि नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। उस टाइम पे आपको कामनेस चाहिए, कि ठीक है बोलने दो, एक बार लगा तो देखूं, करके देखूं काम को। वो लगाया और वो हो भी गया, और फिर सब चुप हो जाते हैं फिर। हाँ तो हाँ। ऐसा होता है कि आप लगाओ, आइडिया ट्राई तो करो, एटलीस्ट हो सकता है काम कर जाए आपका। तो कामनेस भी जरूरी है वहां पे। राइट। आई थिंक यू हैव मेंटेन दैट कामनेस एंड आपने वो 5 दिन को काफी थरोली एंजॉय किया है। एंड दैट बिकम समटाइम, उसकी वजह से ना डेस्पिरेशन कम हो जाता है जब भी हम एसएसबी में जाते हैं।
Any funny ऑब्वियसली। incident do you remember, Naveen, of SSB that you still cherish? Because लड़कों के SSB में कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर्स तो रहते ही मैम काफी थे। एसएसबी तो हर दिन हर टास्क में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है देखने को, जहाँ पे आपको मूवमेंट रहते ही वो याद में। हम्म तो एक तो था हमारा जैसे जीडी, हमसे जो दूसरा ग्रुप था उसकी जब जीडी स्टार्ट हुई स्क्रीनिंग वाले दिन, हम्म तो उस दिन ऐसे हुआ कि उसमें हमारी रिपोर्टिंग बहुत कम थी, 22 की रिपोर्टिंग थी। 11-11 के हमारे दो ग्रुप बन गए थे। हम्म तो जब डिस्कस हो रहा था तो उसमें मोस्टली जो रिपीटर भी थे बट सारे ही नॉर्मल थे, मतलब कोई ज्यादा कोचिंग वोचिंग लेके नहीं आता बहुत ज्यादा, और कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मतलब रिपीटर जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट वो रिपीटर है, नॉर्मल थे सब। तो उसमें ऐसा हुआ कि 2 मिनट में जीडी खत्म हो गया था। हम्म जैसे मतलब एक ने बोला कि मतलब मैंने इस पिक्चर में ये देखा, दूसरा बोला कि हाँ आई एग्री विद यू, फिर तीसरा बोला हाँ आई एग्री विद हिम। ऐसे करके 2 मिनट में जीडी खत्म हो गया, मतलब पूरा जीडी ही 2 दिन में खत्म हो गया। और फिर जब मेरा जीडी जब जीटी वाला चल रहा था उस टाइम पे ये हुआ, दो हमारे बच्चे थे जो कि नए आए थे, पहली बार ही आए थे, वो फ्रेशर थे। और जब वो बोल रहे थे तो उनकी मतलब हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, काफी ज्यादा ठंड भी थी, तो हम्म गले सबके थोड़े थोड़े बैठे हुए थे। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जीडी जब हो रही थी, एक था जो कि पूरा सीरियस हो गया था, बहुत तेज आवाज में बोल रहा था, पहले उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, फिर हमसे उसने बहुत चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। उसका गला बिल्कुल बैठ गया, अब वो बोल तो रहा है, आवाज नहीं आ रही उसकी, बिल्कुल बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही थी बाहर, बिल्कुल आवाज चेंज हो गई उसकी। अब हम सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि भाई इसको क्या हो गया, मतलब हम पॉइंट भी बोलना चाह रहे हैं बट हमें वो भी हो रहा कि कहीं ये यार इसको कुछ पैनिक अटैक वगैरह ना आ जाए। तो मतलब हमें इतना वो हो गया था कि इसको कैसे करना है यार। इसको थोड़ा मौका दिया बोलने का कि ठीक है भाई तू बोल दे 1 मिनट, उसको बोलने दिया। थोड़ा सा वो लाल हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल रेड, पसीना आ रखा उसका सर्दी में। तो वो काफी फनी था। और नॉर्मली जो हम अंदर होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, मेस में होते हैं, वहां तो चलता ही है। रात को हॉरर स्टोरी सुनाई थी मैंने एक वहां पे, जैसे मैं जनरली एसएसबी के अंदर सुनाता हूँ। तो हम रात को बैठे थे पूरा माहौल बना के, और जो लाइट थी उसके ऊपर हमने कपड़ा रख दिया था, एक ही लाइट ऑन थी उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, तो पूरा माहौल बन गया था। हम 20 बंदे थे तो 20 हम बैठे अंदर, सारे के सारे एक रूम में बैठे हैं, छोटे से रूम में। और बेड के ऊपर किसी पे दो किसी पे तीन ऐसे बैठे हैं, पूरा सर्कल वर्कल बना के। मैं भी बीच में बैठा हूँ, मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूरा मूड बना के, पूरा मतलब सस्पेंस बना के, और एक उसमें फिर चिल्ला देता हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि सारे डर गए, तो मेरे सामने जो बैठे थे वो ऐसे उछल उछल के आए सारे कि भाई क्या कर दिया क्या कर दिया तूने। मतलब ऐसे थे, काफी मोमेंट थे, एंजॉयबल थे। हम्म एंड आई थिंक इस तरह के इंसिडेंट से ना थोड़ा प्रेशर भी कम फील होता है, और मेरे को ऐसा बिल्कुल। लगता है कि 5 दिन को एंजॉय करना चाहिए। एंड आई हैव सीन दैट बिल्कुल। एज कम्पेयर टू फीमेल एसएसपीज, मेरे को लगता है लड़के ज्यादा एंजॉय करते हैं और उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है, वेयर आई थिंक फीमेल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. Naveen, we have come to an end, but we'll talk a little bit about medicals. You have clear medicals, you have cleared SSP, you got the recommendation, and अभी यू नो एग्जैक्टली सारा प्रोसीजर क्या है, आपने कैंडिडेट्स को देखा होगा कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यू गेट समटाइम गेट टीआर, या आपको उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है. इज देयर एनी फ्यू एलिमेंट्स या फ्यू टेस्ट यू वांट टू रिकमेंड, या कुछ सजेशंस आपके रहें मेडिकल्स के अराउंड? आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम. मैम देखिए, एक तो मैं बोलूँगा कि आप मेडिकल से पहले अगर हो सके, अगर आपको लग रहा है कुछ आपकी आपके इश्यू हो सकता है, हम्म जैसे आईज है, किसी का पावर थोड़ा ज्यादा है, या फिर किसी के नीज वगैरह की दिक्कत है, फ्लैट फुट की दिक्कत है, तो वो जनरली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। हम्म तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि ये इश्यू हो सकता है, देखिए हम्म मेरे को डाउट नहीं था क्योंकि मेरे सीएपीएफ के 2 फिजिकल हो चुके थे पहले, फिजिकल और मेडिकल। तो ओके. मेरे को था कि मेडिकल तो मेरा हो ही जाएगा, कोई इश्यू अभी तक नहीं आया, तो आई थिंक कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। हम्म लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है पहले से हम्म कि कोई इश्यू हो सकता है, तो एक आप चेकअप ले सकते हैं नॉर्मल, किसी भी सर्जन के पास, फिजिशियन के पास आप जाके जो नॉर्मल चीजें जो कि चेक हो सकती है वो चीजें आप करवा सकते हैं। जैसे हम्म फ्लैट फुट आप कंफर्म कर सकते हैं आपको है या नहीं है, हम्म नोक नहीं हो गया आपका, स्वेटी पाम जैसे होते हैं, स्वेटी पाम्स हम इग्नोर कर देते हैं जनरली, हम्म बट वो आपका टीआर का रीजन बनते ही बनते हैं अगर आपके स्वेटी पाम्स हैं वहाँ पे। उसकी कुछ ट्रिक होती है उसको छुपाने की भी, जो कि मतलब छुपाना इन द सेंस कि आप उसको थोड़ा सा टैकल हैंडल कर करते सकते हैं. हो। हम्म और दूसरा आइज का, अगर आपकी पावर आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ही है लगभग, मतलब उनके पास में ही है, तो आप हम्म जाइए एक बार टेस्ट कराइए अपना, और एक बार ट्राई कीजिए कि उसको थोड़ा सा आप पावर को रिड्यूस कर, जैसे आपका आई योगा वगैरह से आपका 1 महीने 2 महीने अगर आप करते हो, तो आपकी जो आई साइट है वो थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो सकती है। हम्म तो आप वो चीज आज जैसे आप डाइट अच्छी लेंगे तो हो सकता है आपकी आई साइट थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है आपकी। तो हम्म आपको टीआर का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब हम रेगुलरली स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल साइट होती है, नॉर्मल आई साइट होती है, वो भी कमजोर हो जाती है। हम्म तो हमें स्पेक्स के बिना दिखना थोड़ा सा मतलब ब्लर हो जाता है बिल्कुल। तो आप ट्राई कीजिए उन चीजों को थोड़ा सा कि काम कर पाए उनके ऊपर, उन स्टैंडर्ड्स को पूरा। दूसरा जैसे ईयर वैक्स था, उसके राइट. चक्कर में हमारे खुद 2 दिन खराब हुए हैं।
हम्म हम 5 रिकमेंड हुए थे हम्म और हमारे में एक बच्चा था, तो उसको टीआर मिल गया ईयरवैक्स का। ओके तो उसको टाइम भी दे दिया कि ठीक है आप जाओ ईयरवैक्स को करवा के आ जाओ साहब। हम नेक्स्ट डे भी हमें जाना था, तो ठीक है हो जाएगा आपका, दोबारा कर देंगे। ठीक है, वो गया उसके पास, फिर उसको उसके उसके कान में किसी डॉक्टर के पास गया, उसको कुछ मार दिया उसके कान में, और उसके कान में कुछ दिक्कत हो गई, मतलब कि उसके कुछ बाहर चोट लग गई कान पे, और उसको कुछ डाल दिया रुई वगैरह डाल के। वो आया, फिर उससे हमारे 2 दिन खराब हुए कि नेक्स्ट डे भी हमें उसका मतलब क्लियर नहीं हुआ। फिर थर्ड डे उसने मतलब क्लियर कर दिया सब, उस थर्ड डे उसने ठीक ठाक करवा लिया था, साफ उसका हो गया था हम्म और हमारा हो गया। तो आप जनरल जो चीजें हैं जैसे ईयरवैक्स वगैरह है, आइज वगैरह है, इनका जनरल आप आइडिया लगा सकते हो कि इससे आपको टीआर मिल सकता है, और उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, आई थिंक। बिल्कुल। एक चीज मैं कहूंगी, लड़कियों में जनरली हीमोग्लोबिन का इशू रहता है। यस मैम। आप पहले से उस चीज पे काम कर सकते हो, इन इट्स वेरी कॉमन। तो यस मैम। बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, इस तरह की चीजें आप इनटेक करोगे तो वो भी, आई मीन, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट प्रिकॉशन। Naveen, we have come to an end. It was really very nice talking to you. Thank you so much for giving your time. Because हमेशा लगता है कि ये छोटे छोटे डिस्कशन, आई मीन इट जस्ट टू पीपल हैविंग कॉन्वर्जेशन, बट कोई इंसान जो प्रिपेयर कर रहा है, मुझे लगता है उसकी उसके लिए बहुत फ्रूटफुल और एक नॉलेजफुल, एक डायरेक्शनल वाइज ये पूरा सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू हैव टू, आई मीन आई विश you get everything that you desire in life, and those 2 stars will definitely look amazing on you. Thank you so much for joining. Thank you so much, ma'am. Thank you for the opportunity, and you are also doing a very good work, ma'am. I will like to appreciate you. कि मैंने भी काफी आपकी वीडियो स्टार्टिंग में देखे थे, जब आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एसबीज। तो उस टाइम पे मैं भी देखता था, ऑब्जर्व करता था चीजों को कि कैसे आप कम्युनिटी के लिए हेल्प कर रहे हो। एंड बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, मैं अभी जैसे कनेक्टेड हूँ बच्चों से, तो मैं मानता हूँ कि अगर राइट गाइडेंस मिलती है बच्चों को, स्पेशली जो कि जैसे हम इंटरनेट का अच्छा यूज कर पा रहे हैं अभी यूट्यूब वगैरह में, तो अगर हम थोड़ी भी गाइडेंस दे पाएंगे, थोड़े सा भी, जो बच्चे जैसे मेरे जैसे हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनको अवेयरनेस कम है, अगर उनको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा भी अवेयर कर पाएंगे, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अवर नेशन ओनली। सो थैंक यू, एंड आई विल अप्रिशिएट योर वर्क, मैम। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.